हाँ भाई, क्या हाल है भैया। आज के हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट हैं अरीब अजहर, जिनकी आवाज़ का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। ज़बरदस्त फोक सिंगर है, लेकिन उसके साथ साथ ही वेयर मैनी हैट्स और काफ़ी इंटरेस्टिंग ज़िंदगी उन्होंने गुजारी है और उनकी ज़िंदगी के डिफरेंट मराहिल के ऊपर हमने डिस्कशन की। साथ ही साथ पाकिस्तानी अफेयर्स, साउथ एशियन अफेयर्स और ग्लोबल अफेयर्स पे भी हमने बात की। और उनका बड़ा ज़बरदस्त एक प्ले आने वाला है जो कि नापा में परफॉर्म होगा। इन सब के बारे में हमने बात की है, तो आइए चल के देखते हैं पॉडकास्ट में कैसी डिस्कशन रही। Arif, good to have you here. Lovely to be here. I've been wanting to have you for the longest time, अच्छा, but आप कराची नहीं होते. And then I saw you on Muru and I was like, shit, मैंने पहले करना था. But it was fun nonetheless. कैसे Thank हैं you. आप, ठीक हैं? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। How's everything? क्या चल रहा है जिंदगी में? यार बस कराची आया हुआ हूँ एज यू कैन सी। कल पहुँचा, लाहौर गया हुआ था एक शादी पे दोस्त की, वो भी कराची से। और अभी मैं कराची आया हूँ कोई एक हफ्ते के लिए। एक प्ले तैयार कर रहा हूँ मैं, ज़िंदगी में पहली दफ़ा एक प्ले लिखा है मैंने थिएटर Okay, के लिए। सही. तो वो हम कर रहे हैं अब नापा में मई के आखिर में। मैं बल्कि बुलाऊंगा आपको ज़रूर। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह. तो वो एक यूके की से भी एक पार्टनर है, शी इज़ हेल्पिंग इन द स्क्रिप्ट डेवलपमेंट। सही. और ब्रिटिश काउंसिल्स का एक जेंडर इकोलॉजीज़ ग्रांट है जिसके तहत हमने इसकी कुछ थोड़ी सी फंडिंग पकड़ ली। सही. और वो बस एक बड़ा मज़ेदार सी एक कहानी है। इफ वी जंप स्ट्रेट इनटू इट। हाँ हाँ, श्योर श्योर, गो अहेड. अपना मैंने वो जो उमर मारवी की कहानी तो है ना, बिल्कुल, हमारी पुरानी बिल्कुल. दास्तान सिंधी फोक टेल, बिल्कुल. जिसमें उमर इज़ अ पावरफुल किंग हु फॉल्स इन लव विद दिस विलेज वुमन बिल्कुल. मारवी। और वो उसको किडनैप करके ले आता है, लेकिन जितना भी वो उसको दौलत वो ऑफ़र करता है, वो कहती है कि नहीं, मुझे अपनी मिट्टी ज़्यादा प्यारी है। तो मैंने वो कैरेक्टर सिर्फ लिए हैं। और आज की दुनिया में वो सही. मारवी इज़ अ वुमन फ्रॉम अ फिशिंग विलेज नेक्स्ट टू अ रिवर। सही. और वो एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है जो उनको वहाँ से भगाना चाहता है। बैरियर टाउन आ गया. हाँ उसका डायरेक्टर जो है वो उमर है। ओके. तो अब उसमें वो उसके साथ और फोर्सेस भी जुड़ी हुई हैं। वो एक पीर तोता साईं भी, उसकी भी इंटरेस्ट हैं। इंडिस्पेंसिबल कॉरपोरेशन के भी अपने इंटरेस्ट हैं उसके अंदर। सही. और वो मारवी जो है वो कहती है नहीं, हमने तो यहीं रुकना है, हम नहीं छोड़ेंगे अपनी ज़मीन। सही. तो वो उस तरह का एक है, द रिवर्स डॉटर, दरिया की बेटी। Oh, sounds very interesting. If I'm not wrong, उमर मारवी की आई थिंक मैं उनकी कबर पे गया हूँ, जो आई थिंक केंजर झील में बीच में मौजूद है, या फिर नहीं, सॉरी, वो नूरी जाम तमाची. That's another ठीक है, दूसरी, story. हाँ हाँ हाँ. हाँ, दूसरी दास्तान। तो उनकी मैं कबर में देखी थी। वो बिल्कुल आप बोट लेके जाते हैं, हाँ और जिस तरह कहते हैं किसी ज़माने में अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार समंदर के हाँ अंदर हाँ होता था, हाँ 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 हाँ। इसी तरह नूरी जाम तमाची का जो मज़ार है वो केंजर झील के बिल्कुल बीच में है. अच्छा। So you have to take a boat, हाँ हाँ हाँ। और फिर आप डिसम्बार्क करते हो और ऊपर जाते हो, और वो लिटरली इतनी सी कबर है. अच्छा, वाह वाह वाह। शायद वो लोग साइज में छोटे थे, या आई डोंट नो. तो वो एक बड़ा एक डिफरेंट फीलिंग थी कि आप 500 साल पीछे हिस्ट्री में चले गए, और वहाँ के लोग बड़ी इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनाते हैं इस तरह यार की. ये हमारी मिट्टी की खासियत है कि इतनी कहानियाँ हैं यहाँ पे जिनको हम सही जगह नहीं दिए हमने। और मैं समझता हूँ कि जितने मसाइल हम आज फेस कर रहे हैं ना पाकिस्तान में, उसकी बुनियादी वजह ये है कि हमने वो अपनी जो कहानियाँ हैं मिट्टी से जुड़ी हुई, अपनी जो तहजीब है मुख्तलिफ कल्चर्स की, उसको हमने इग्नोर किया। और जब जहाँ पे तहजीब, फिर जहाँ आपकी कमी आती है ना, फ़ौक़ियत होती है, वहाँ पे फिर जो है वो इंतहा पसंदी फिर आ जाती है। और हमारी हिस्ट्री शुरू भी 712 AD से होती है. हाँ जी। वहीं से हम जी। शुरू होते हैं, उससे सोचें, पहले हम कुछ भी नहीं सोचें, थे. उससे पहले कुछ नहीं, उससे हाँ, हालांकि मतलब सेम हमारी पाकिस्तान स्टडीज़ की बुक में ही हिस्ट्री का जो सेक्शन था, उसमें एटलीस्ट इन टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबों में, वो मखली टकरी जो कब्रिस्तान, जो कि बिल्कुल यहाँ घारों से थोड़ा ठट्टा में जो मौजूद बिल्कुल है, बिल्कुल जो कहते हैं हज़ारों साल पुराना है. हाँ, और हाँ। हज़ारों नहीं, बट लाइक मे बी इन 1000, बिकॉज उसमें कुछ Yes. मुस्लिम ग्रेव्स भी हैं काफ़ी. यस। तो क्लियरली दिस वाज आफ्टर इस्लाम केम इनटू दिस रीजन. मगर फिर उसके बावजूद हम जो है उस वाले पीरियड तक जाते नहीं हैं, और हम शुरू बहुत आगे से होते हैं, राजा दाहिर एंड ऑनवर्ड्स. हाँ, ये पता है, जब मैं यूनिवर्सिटी में था ना, बाहर यूरोप में, क्रोएशिया में, तो वन ऑफ माय सब्जेक्ट्स वाज इंडोलॉजी। एक फ़िलासफ़ी थी और दूसरी इंडोलॉजी, यानी कि जिस तरह इजिप्टोलॉजी उस तरह इंडोलॉजी। तो इंडिया स्टडीज़, जिसमें पूरे बर्रे सगीर की वो स्टडीज़ थी। तो उसमें मुझे मौका मिला कि मैं थोड़ी बहुत संस्कृत भी सीखूं और अपनी तारीख़ को एक यूरोपियन नज़र से देखूं।
और फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार अपनी तारीख का तो ना हमें सरहद के इस पार पता है सही, और अब बदकिस्मती से ना सरहद के उस पार, क्योंकि जिस तरह हम अपनी हिंदू तारीख को रेस कर देते हैं, अब इंडिया में भी यही हरकत शुरू हो गई है कि वो अपनी मुस्लिम तारीख को रेस करने के चक्कर में। सही। हालांकि अब तारीख का क्या लेना देना, तारीख तो ना मुसलमान होती है ना हिंदू होती है, तारीख होती है। सही। दैट्स अनफॉर्चुनेट। सो इंडोलॉजी से रिलेटेड मैं वी हैड फैज़ान हक द अदर डे, और उनका वो भी काफ़ी पैशनेट हैं अबाउट कि इस सरजमीन की हिस्ट्री के ऊपर वो काम करना चाह रहे हैं। वांट्स टू मेक अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म। ही हैज़ वेरी इंटरेस्टिंग आइडियाज़। वेरी गुड। तो उसमें आई शेयर्ड दिस इंफॉर्मेशन विद हिम, ऑब्वियसली विच इज़ आउट देयर। मैंने एक टिकटॉक देखी थी, उसमें था कि इट वाज अ रेडिट पोस्ट कि कौन से what is something that really upsets historians. तो उसमें एक था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन that predates more than many civilizations, उसका बहुत सारी because it's unreadable, तो हमें उनका कुछ पता ही नहीं है कि उनको क्या हुआ, कौन थे, क्या थे. So there's a lot of piece of information missing. लेकिन पता है जो हमें पता है दैट इज़ ऑल्सो फैसिनेटिंग इंडस वैली का. एक तो हमें ये पता है कि ये एक बहुत वसी इलाके में स्प्रेड आउट थी सिविलाइजेशन. All of what is Pakistan today, and some parts even going into what is Afghanistan today, and some parts, several parts in Indian side of the border also. सही. और ये एक जुड़ी हुई तहजीब थी, एक ही स्क्रिप्ट थी, और एक ही इनकी आर्किटेक्चर था. और इनकी आर्किटेक्चर के बारे में एक तो ये कि उस वक्त जो है इनका जो एक ड्रेनेज सिस्टम था और सुएज सिस्टम था, हर घर के अंदर एक कवर्ड नाली आती थी, यानी कि 3-4 हजार साल पहले की हम बात कर रहे हैं, 3,000-4,000 साल पहले की. एवरी हाउस हैड अ कवर्ड ड्रेन एंड एवरी हाउस हैड अ वाटर सप्लाई विद फ्रॉम अ वेल, एंड एक क्लीन वाटर, एक डर्टी वाटर. और फिर ये जो कि सबसे ज़्यादा शायद दिलचस्प बात है कि इनकी जो ये बड़ी बड़ी सिटीज़ थी, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, इनके गिर्द कोई डिफेंसिव फोर्टिफिकेशंस नहीं थी. हाँ. और कोई ऐसा नहीं लगता था कि ये कोई अमीर लोगों की जगह है, ये गरीब लोगों की जगह है. काफ़ी इगैलिटेरियन सोसाइटी थी उनकी. कोई ऐसी जगह नहीं मिलती कि वो कहे कि अच्छा ये यहाँ पे महल थे और यहाँ पे वो गरीब लोग रहते थे. नहीं, पेजेंट्स इधर हैं, अमीर शुरफा उधर हैं. नहीं, वो तकरीबन एक ही तरह के घर थे सबके. सो फैसिनेटिंग कि वो किस तरह इस तरह रहते थे उस ज़माने में. There's like so many theories about कि either there was कोई न्यूक्लियर होलोकॉस्ट हुआ है, which is why everything is there, मतलब कोई नुकसान इतना नहीं हुआ है, it's just radiation. आज मैं एक और चीज़ पढ़ रहा था कि देयर वाज 400 साल का एक पैच है, 400 से 500 साल का पैच हिस्ट्री का, जो कि बिल्कुल अनडॉक्यूमेंटेड है. कब की बात? दिस इज़ अराउंड, उसका मैं आपको पीरियड अभी देख के बताता हूँ. मैंने वो फैज़ान के साथ ही शेयर की थी. उसमें दैट इज़ वाई वी लॉस्ट द प्रिसिशन आर्किटेक्ट, द प्रिसिशन इंजीनियरिंग, जिसमें आपके पिरामिड्स वगैरह भी आते हैं. फिर उसमें somebody wrote कि they did some work, और उसमें they found some tectonic plates around Egypt and modern day Turkey, जिसमें काफ़ी hundreds of miles के शगाफ है, यानी कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा सैलाब आया था, और सैलाब एक वाहिद इस तरह का वाक़या होता है जिसमें आपके पास टाइम नहीं होता कि मैं कोई डॉक्यूमेंट कर लूँ, बिकॉज सब वाइप आउट हो जाता है. हाँ, इसमें ये दिलचस्प बात है. मेरे वालिद साहब जो थे, अब्बा जब तक ज़िंदा थे वो, तो वो आखिरी कोई 10 साल अपनी ज़िंदगी में ना, वो बिल्कुल ज़िंदगी से रिटायर हो गए थे. उनको सिर्फ अपनी किताबों से दिलचस्पी थी. और उस आखिरी 10 साल में उनका मुतालिया जो था वो ज़्यादातर इसी तरह की चीज़ों पे था कि एंशंट लॉस्ट सिविलाइजेशंस और उनकी कितनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स थी, और किस तरह लगता है कि वो आपस में किसी तरह जुड़ी हुई भी थी. एंशंट इजिप्ट, एंशंट मेसोपोटामिया, एंशंट इंडस वैली सिविलाइजेशन, अदर एक्सकवेशंस व्हिच दे फाउंड इन टर्की, साउथ अमेरिका. तो उनका तो ये मानना था कि एक दौर था तारीख का, वो तो कहते थे कि ये कोई 8-10 हज़ार साल पुरानी बात है, दास्तान है, व्हेन देयर वाज अ हाईली इवॉल्व्ड सिविलाइजेशन. और फिर या तो कोई मैसिव फ्लडिंग हुई है पूरी ज़्यादातर दुनिया में, या ड्राउट हुआ, या कोई कुछ हुआ है जिसकी वजह से वो ख़त्म हो गई. क्योंकि जो एंशंट इजिप्शियंस जिनका आपने जिक्र किया, हु बिल्ट द पिरामिड्स, वो खुद अपने आप को कहते थे कि हम सक्सेसर्स हैं एक ग्रेट सिविलाइजेशन की.
अब वो- इनफैक्ट हाँ, क्लियोपेट्रा के टाइम में आर्कियोलॉजिस्ट भी मौजूद थे. हाँ क्लियोपैट्रा Who तो were- बड़ा लेट आई हैं. हाँ, सो कहते हैं ना, क्लियोपेट्रा इज मोर क्लोजर टू अस Yes, देन than शी to इज टू द ancient. पिरामिड्स. Exactly. या तो उस जमाने में तो मैं सोचता था कि यार ये अब्बा पता नहीं किन मामलों में पड़ गए हैं अभी अब बुढ़ापे में आके. एंड आई डिडंट यूज टू टेक हिम टू सीरियसली, आई हैव टू एडमिट. बट नाउ अब गूगल के थ्रू अब इतनी सारी आर्टिकल्स पढ़ने का मौका मिलता है, पॉडकास्ट सुनने का मौका मिलता है. नाउ आई ट्रूली बिलीव देयर इज समथिंग टू दिस. I came across a TikTok. उसमें ये था कि all these civilizations, Mohenjo-daro, Egyptian civilization, and then those of South America. So उस पे अगर आप golden ratio apply करें, multiply, divide करें, तो उसका distance निकलता है, तो उसका निकलता है, Yes, and they're all in the same line. Yes, ये अब अब्बा How वाली is बात है, that even बिल्कुल यही बात है. Yes, ley lines. एक ही line में. Yes. It's Like a- there was हाँ, no contact or. हाँ. अब इस मौजू को आजकल के जो एकेडमिक्स हैं जो कि एक यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हैं और फिर आपको एक साइंटिफिक और आर्टिकल्स लिख के आपका एक दर्जा होता है एक एकेडमिक दुनिया में, वो भी एक बड़ी हायरार्की होती है. और वो तो इस सारी चीज़ों को कहते हैं कि ये सूडो साइंस है. Okay. बट आई थिंक नाउ वी नीड टू बी मोर एंड मोर ओपन. और मेरा ख्याल में कि एक साइंस की जो एक ख़ास बात है कि आप अगर प्रूव नहीं कर सकते, डिसप्रूव भी नहीं कर सकते, तो कम से कम जहन तो खुला रखो. तो मेरा ख्याल में हमें जहन खुले रखने चाहिए. एंड वी नीड टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी कि हो सकता है कि वी बीन डाउन दिस रोड बिफोर. Yeah. हमसे पहले हो सकता है बड़ी कोई एडवांस सिविलाइजेशन होती होगी. म्यूजिक वो- कहाँ से आया? Exactly. सुर, 7 सुर पूरी दुनिया में. वाई डिड दे डिवाइड द स्केल इनटू 7? हाँ. Why did everyone figure out that there are 7? नहीं, चलो कलर्स ऑफ द रेनबो तो ठीक है और बात है, लेकिन ये नंबर्स का भी एक बड़ा गेम है. और आज ही मैं एक जगह पढ़ रहा था कि अरब कल्चर में 7 की बड़ी सिग्निफिकेंस थी. हेंस 7 आसमान, हाँ. 7 फरिश्ते, 7 हाँ. बार तवाफ करना, बिल्कुल, फिर देखें ना. 7 ओशंस हो गए Yes. आपके, फिर 70,000 फरिश्ते, समथिंग और हर मजहब में, हाँ. इन हिंदुइज्म वो कहते हैं कि, और अच्छा, हर मजहब में देयर इज अ स्टोरी ऑफ द फ्लड, नॉट जस्ट इन द एब्राहमिक रिलीजन्स. वो जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम में तो है ही हजरत नूह की कहानी. उसके अलावा भी साउथ अमेरिकन की अपनी फ्लड की दास्तान है, मेसोपोटामिया की अपनी फ्लड की दास्तान है, दी एपिक ऑफ गिलगमेश. और अपना क्या कहते हैं, हिंदुइज्म में वो कहते हैं कि एक सैलाब आया और उसमें 7 ऋषि थे जो कि फिर आपकी वेद जो है वो फिर समंदर पार से फिर लाए. They brought the knowledge. So speaking of India and ancient technology, I came across this video जिसमें था कि इंडिया में कुछ ऐसे टेम्पल्स मौजूद हैं जो कि लाइक वो एक हाथ से आप वो लाइक क्या बोलते हैं उसको, लाइक गियर सिस्टम है उसमें. हाँ. और वो घूम जाते हैं, Yes, और हाँ. उनकी रोटेशन चेंज हो जाती है, और वो इतनी प्रिसिशन उसमें फाइन ट्यूनिंग हुई हुई है कि वो आज की मशीनें भी नहीं कर सकती. ये मैंने भी देखी हैं बहुत सारी चीज़ें. और यूट्यूब इज़ माय फेवरेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. बाकी सारी चीज़ों में तो जंगें चलती रहती हैं. यूट्यूब मेरा, मैं कहता हूँ अगर सारे सोशल मीडिया को आज बंद कर दो, यूट्यूब को चलने दो. I think it's the best university in the world. इट्स द बेस्ट यूनिवर्सिटी. तो ऐसी बहुत सारी मैंने भी वीडियोस देखी हैं. आई डोंट नो व्हाट टू मेक ऑफ इट, क्योंकि अब वही है ना कि यूट्यूब पे बड़ी होक्सेस भी चल रही होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. सो आईड लाइक टू सी देम. अब ज़रा अगर ये हमारे लिए ज़रा मूवमेंट आसान कर दें इंडिया पाकिस्तान में, तो जाके बंदा खुद देखे. स्पीकिंग ऑफ मूवमेंट, मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि लाइक इमेजिन इफ अगर हमारे यहाँ मूवमेंट का इतना इशू नहीं होता, इमेजिन ऑल द पॉसिबल फ्रेंडशिप्स, ऑल द पॉसिबल लव स्टोरीज, ऑल द पॉसिबल बिजनेस एक्विजिशंस एंड मर्जर्स एंड एब्सोल्युटली इमेजिन एवरीथिंग. यार अब देखें, यहाँ पे इस खित्ते में मुसलमान और हिंदू 1000 साल से तो साथ रह ही रहे हैं ना. एंड ऑब्वियसली दैट देव इन्फ्लुएंस्ड ईच अदर. और वो एक जो इन्फ्लुएंस था ऑफ दीज, मैं तो कहता हूँ 2 ग्रेट सिविलाइजेशंस, when they met it resulted in a renaissance. उस रेनेसांस से आपके हज़रत अमीर खुसरो भी निकले, जिसको आज हिंदू मुसलमान इंडिया में नॉर्थ इंडिया का समझते हैं कि आज जितना नॉर्थ इंडिया क्लासिकल म्यूज़िक हम सुनते हैं, वो कहते हैं हज़रत अमीर खुसरो कैनोनाइज्ड इट, ही पुट इट इन दिस फॉर्म. जो सारा हमारा रागदारी का निज़ाम जो पढ़ाया जाता है वो हज़रत अमीर खुसरो से निकला. सो इट वॉज अ मर्जर बिटवीन these 2 great cultures. जब भी कोई 2 इंसान भी मिलते हैं तो एक दूसरे से सीखते हैं. तो 2 तहजीबें क्यों नहीं एक दूसरे से सीखें.
तो अब ये जो भी हुआ तकसीम हो गई, लेकिन ये कि वाई कैन वी नॉट फंक्शन एज मच्योर नेबर्स। यूरोप आखिर जो है वो मेरा ख्याल में कोई पिछले 1-2 हज़ार साल से इतनी जंगें आपस में उन्होंने की हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, 10 ईयर वॉर, 100 ईयर वॉर, 50 ईयर वॉर, नेपोलियनिक वॉर्स, पता नहीं एक अब अंग्रेज़, फ्रांसीसी, तो जर्मन, तो पता नहीं डच, तो स्पेनिश, तो होली रोमन एम्पायर, तो पता नहीं क्या क्या। एंड टुडे देव कम टू अ सिंगल करेंसी के जी बॉर्डर्स में खुली मूवमेंट और एक करेंसी। तो हम क्यों नहीं थोड़े से मैच्योर होके और कह सकते हैं कि यार वी कैन कीप आवर सॉवरेन कंट्रीज इंटैक्ट, बट वी कैन ओपन ट्रेड, वी कैन ओपन टूरिज्म, वी कैन ओपन नॉलेज। बट फिर वही मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ऑफ द वर्ल्ड जो है, बोइंग हो गया या आपके दूसरे वो कौन से रेथॉन, ये इनको ये फिर ये लॉकहीड मार्टिन, ये बेचारे बैंकरप्ट हो जाएंगे ना। अच्छा, आपने तो अब सीधा आप उसकी गढ़ में गए हैं, आप उसकी जड़ में गए हैं। हाँ, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स आई थिंक इज़ गिल्टी फॉर अ लॉट ऑफ द इवल्स इन द वर्ल्ड टुडे। हाँ, सही कह रहे हैं, वो बेचारे जो हैं उनका धंधा शायद ख़त्म हो जाए। शायद उनको चाहिए कि कुछ और बिजनेस में शिफ्ट कर दें यार, कब तक ये हथियार बनाते रहेंगे। हाँ, कोई एआई शेआई वाला काम करे, रोबोट्स बनाए, हाँ, फ्रेंडली रोबोट्स बनाए। और क्या, अब ये बनाई है ना ये एआई की Chat GPT. Oh, it's crazy. It's crazy. Asha, you mentioned about your father, and I was just reading up about you. He played a key role in the foundation of Pakistan Television. उसके बारे में बताइए। यार, my father, bless him, असलम अज़हर। तो असलम अज़हर को सन 64 में 64 उनको टास्क मिली टू सेट अप द फर्स्ट पायलट स्टेशन ऑफ PTV। तो उस वक्त तक टीवी तो नहीं था हमारे मुल्क में, और अब्बा का बैकग्राउंड थोड़ा रेडियो से भी था, थोड़ा सा परफॉर्मिंग आर्ट्स थिएटर से अच्छा खासा था, और वो कैम्ब्रिज से भी लॉ पढ़ के आए थे, प्रैक्टिस नहीं करना चाह रहे थे, ही वाज ऑलवेज आर्टिस्टिक माइंडेड। और उनको जो है वो बुला लिया गया। उस वक्त अयूब खान की हुकूमत थी, और उस वक्त एक जापान से एक कंपनी आई थी, एंड दे वर ऑफरिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कि हम आपके लिए पहला पायलट स्टेशन सेटअप करते हैं PTV का, और अगर वो कामयाब होता है तो यू बाय इट ऑफ अस। ओके। उन्होंने अब्बा को बुलाया, उनका इंटरव्यू किया, उनसे कहा कि भाई हम चाहते हैं कि आप ये टीम बनाएं और स्टार्ट करें। तो अब्बा ने कहा कि भाई आई डोंट नो द फर्स्ट थिंग अबाउट टेलीविजन। तो उन्होंने कहा नाइदर डज एनीवन एल्स इन पाकिस्तान। तो कहीं से तो शुरू करना है। तो उन्होंने फिर वो अब्बा को अपॉइंट किया और उनसे कहा कि पहले तो आप दुनिया का दौरा करें और जाके आप टीवी स्टेशंस देखें कि किस तरह चल रहे हैं मुल्कों में। सो ही वेंट अराउंड US, यूगोस्लाविया, चाइना, एंड चेक्ड आउट द टीवी स्टेशंस, एंड देन प्रोक्योरमेंट लिस्ट उन्होंने तैयार की कि क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए होगा। फिर पहली टीम उन्होंने तैयार की कि वो पहला कैमरामैन PTV का निसार मिर्ज़ा, हमारे बहुत करीबी दोस्त होते थे, वो निसार चचा कहता हूँ उनको, ग्रेट फोटोग्राफर, ग्रेट ह्यूमन बीइंग, फनी ह्यूमन बीइंग, जो उनके लतीफ़े हुआ करते थे, वो पहले कैमरामैन बन गए। उन्होंने भी पहली दफ़ा TV कैमरा हाथ में पकड़ा था, उनका सिर्फ स्टिल फोटोग्राफी से ताल्लुक़ था। और फिर आपके पहले न्यूज़ कास्टर्स, आई थिंक तारिक अजीज़ साहब थे, कवल नसीर थी, तो वो सारे, वो पहले उन्होंने फर्स्ट प्रोड्यूसर्स, इलेक्ट्रिशियंस, लाइटमैन, उनकी ट्रेनिंग की सारे। और वो फिर उन्होंने एक तंबू उनके लिए बनाया गया था लाहौर में। उस तंबू के नीचे उन्होंने एक सर्कस टेंट, उसके नीचे उन्होंने एक पायलट प्रोग्राम शुरू किया। वो कामयाब हुआ, एंड देन द गवर्नमेंट बॉट इट ऑफ दिस कंपनी। और फिर उन्होंने फिर वो अब्बा को टास्क दी कि वो फिर पिंडी स्टेशन ऑफिशियली शुरू करें। वहाँ पे फिर पिंडी स्टेशन शुरू किया। उसके चंद दिनों बाद कराची स्टेशन शुरू हुआ। इनिशली ज़ैड बुखारी साहब को बुलाया गया, फिर वहाँ पे फिर अब्बा को बुला लिया, एंड देन आफ्टर द कराची स्टेशन फिर ये अपना लाहौर स्टेशन। और फिर भुट्टो साहब की गवर्नमेंट में फिर उनको टास्क मिली कि पेशावर और क्वेटा स्टेशंस भी खोलें, क्योंकि भुट्टो साहब के दौर में वो एक उनकी विजन थी कि TV हैज़ टू बी मोर ग्रास रूट्स एंड इट हैज़ टू रिफ्लेक्ट आवर इंडिजिनस कल्चर्स मोर। तो इसलिए पेशावर भी जाओ, क्वेटा भी जाओ।
तो फिर वो अब्बा का ताल्लुक़ फिर पीटीवी से रहा, और वो जो सारी इनिशियल टीम थी पीटीवी की उसको वो हेड करते रहे। तो इसलिए उनका एक खिताब जो है वो पड़ गया, कुछ लोग उनको कहते हैं बाबाए टेलीविज़न। और उसके बाद फिर ज़िया के दौर में फिर उनको सैक कर दिया गया, और फिर हम कराची शिफ्ट हो गए, 11 साल यहाँ गुजारे। स्कूलिंग वूलिंग मैंने यहाँ से की फिर उस वक्त। और फिर Where'd you जब go to school? आई एम स्लाइटली ashamed to say it. Right. No. Karachi grammar. Okay. इसलिए because I am a atypical grammarian. सही। I love my grammar school or what it used to be. And I think कि बहुत अच्छी एजुकेशन उस ज़माने में वो बहुत मिलती थी। लेकिन सही बात है कि ज़्यादातर ग्रामेरियंस जो हैं वो फिर बैंकिंग में जाते थे या कोई बिजनेस में जाते थे। इस तरह के ज़रा आज़ाद मिजाज के ज़रा कम होते थे। और फिर जो बेनज़ीर की जो पहली हुकूमत आई, तो उनकी कॉल आई जब हम यहाँ PCHS में रहते थे, और मुझे याद है घर पे कुछ मेहमान आए हुए थे और फ़ोन बजा, लैंडलाइन नहीं होती थी उस वक्त। तो मैंने उठाया फ़ोन और आगे से कहा कि भाई द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वुड लाइक टू स्पीक टू असलम अज़हर। तो मैंने अब्बा से कहा कि अब्बा वो बेनज़ीर की कॉल है। तो उन्होंने कहा बकवास ना करो। मैंने कहा नहीं वाकई। तो उन्होंने कहा वो गए, फिर उन्होंने फ़ोन पे उनसे बातचीत की और उन्होंने उनको बताया कि भाई भुट्टो साहब ने जेल में जब वो उनसे मिलने गई थी तो उन्होंने कहा था उनसे कि देयर आर फ्यू पीपल यू कैन ट्रस्ट इन पाकिस्तान एंड असलम अज़हर इज़ वन ऑफ देम। हालांकि अब्बा का ताल्लुक़ कभी पीपल्स पार्टी से नहीं रहा, वो किसी भी सियासी जमात में नहीं थे, लेकिन ही वाज अ वेरी इंडिपेंडेंट माइंडेड प्रोफेशनल एंड वेरी प्रिंसिपल्ड प्रोफेशनल। तो फिर बेनज़ीर ने उनको एज चेयरमैन PTV एंड रेडियो वापस बुलाया। लेकिन आफ्टर ए ईयर एंड अ हाफ माई फादर रिज़ाइंड एंड ही सेड कि भाई अब मुझे वो इख्तियार नहीं दिया जा रहा कि मैं वाकई अब वो चेंजेस करूं जो कि ज़िया पीरियड के बाद जिनकी ज़रूरत थी। सो रादर देन जस्ट बीइंग अ फिगर हेड विदाउट बीइंग एबल टू डू द चेंजेस आईड रादर रिज़ाइन। तो देन ही रिज़ाइंड ऑन गुड टर्म्स एंड देन बेनज़ीर सेड ठीक है, हम आपको एक नेशनल थिएटर सेटअप करने का प्रोजेक्ट देते हैं। और वो उस वक्त बातचीत ही चल रही थी कि देन बेनज़ीर वाज रिमूव्ड and then again my father was on the road. So बस उनका ये ताल्लुक रहा। ज़बरदस्त। What are your earliest memories of Karachi since you spent your youthful days here? यार कराची was a lovely city even when I was here. हालांकि मैं जब अपने बड़ों से कहानी सुनता हूँ कराची की, वो तो कुछ और ही लगता है। वो तो उस वक्त कोई पता नहीं क्या, कोई कोलंबो या कोई यूरोपियन शहर लगता है, जो यहाँ पे जिस तरह वो मतलब माँ बाप बताते हैं कि वो जाके डांसिंग किया करते थे, क्लब एयरपोर्ट जाते थे जी, उधर लाइव बैंड होता था, वो उधर डांस करते थे। तो इस तरह का कराची तो मैंने भी, जैज़ क्लब्स होते थे, वो वाला कराची तो मैंने नहीं देखा जिसके वो नदीम फारूक पराचा जिसके बारे में काफ़ी लिखते हैं। बट इवन बैक even in the early Zia days, it was still, it had क्योंकि वो ज़िया के दौर में ऊपर से चेंजेस तो शुरू हो गई थी, लेकिन वो आम आवाम तक नहीं पहुंची थी। आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी ठीक ही थी, वो उन्हें क्लब्स व्लब्स तो बंद कर दिए थे, लेकिन फिर भी चिल थी। तो मतलब माय ओल्डेस्ट मेमोरीज, क्रैबिंग का क्या मज़ा आया करता था जब वो तो 40-50 क्रैब्स तो आपको एवं ही मिल जाते, पकड़ लेते थे ना। अब तो आपको वो साहिल से ख़रीद के ले जाने पड़ते हैं। एंड द रोड्स वर सो मच क्लीनर, कंजेशन इस तरह नहीं होती थी, उस तरह की पागल ट्रैफिक नहीं होती थी। देयर वर मैनी मोर ट्रीज। मुझे याद है जब हम, मेरी 17 साल उम्र थी जब हम इस्लामाबाद शिफ्ट हुए थे, जब अब्बा को एज चेयरमैन बुला लिया था बेनज़ीर ने। तो उस वक्त मेरा तो बिल्कुल दिल नहीं था कराची छोड़ के इस्लामाबाद। मैंने कहा मैं उधर गाँव जाके क्या करूँगा। इधर तो कराची में हमारा एक थिएटर ग्रुप होता था दस्तक के नाम से, वो अब्बा ने और मंसूर सईद एक हुआ करते थे, सानिया सईद के वालिद। तो मंसूर और अब्बा ने, मैं उनको मंसूर ही कहता था उस वक्त, वो मुझसे कहते अरीब तुमने कोई मंसूर चचा नहीं कहना मुझे, या मंसूर अंकल नहीं कहना, मंसूर कहना है। तो मंसूर और अब्बा ने वो एक दस्तक थिएटर ग्रुप शुरू किया था। सानिया और मेरी परवरिश उसी थिएटर में हुई थी, और उस वक्त वो बड़ी ज़बरदस्त एक प्रोडक्शंस हम किया करते थे, और वो बिल्कुल वॉलंटरी बेसिस पे, कोई उसमें वो कोई फंडिंग नहीं होती थी, कोई पैसा नहीं होता था, लेकिन इतनी एक डेडिकेशन के साथ लोग
जुड़ के काम किया करते थे, उस वक्त एक सबसे बड़ी बात शायद जो है ना कि एक उम्मीद थी आम आवाम में। ज़िया दौर किसी को पसंद नहीं था, आम आवाम के कुछ लोगों को पसंद था जो कि उसके बेनिफिशरीज थे। उसके अलावा एवरीवन न्यू कि यार ये मामला सही नहीं हुआ, लेकिन उम्मीद थी कि ये जैसे ही दौर गुजर जाएगा विल बी बैक टू नॉर्मल, एंड कोई इसमें डाउट ही नहीं था। तो वो अब बेउम्मीदी जो है ना, जो ज़रा थोड़ी सी एक हेल्पलेसनेस जो नज़र आती है अब कराची में और पाकिस्तान में, वो शायद सबसे बड़ा फ़र्क है। एब्सोल्युटली। अच्छा, सो टेल मी, ज़ाहिर है आप जिस घराने में पैदा हुए वहाँ पे आर्ट्स एंड कल्चर का काफ़ी ज़ाहिर है इन्फ्लुएंस था। व्हेन एंड हाउ डिड यू गेट इनटू म्यूज़िक? यार आई डोंट नो माई सेल्फ हाउ दिस हैपेंड। मतलब एज माई अर्लीस्ट मेमोरीज आ कि मैं माँ की गोद में हूँ, इसका मतलब उस वक्त शायद मुझे चलना भी नहीं आता हो, या वैसे ही उन्होंने उठाया हुआ था, पता नहीं। बट आई कुडंट, क्योंकि मैं उस वक्त रावलपिंडी की वो यादें हैं, एंड आई वाज 5 व्हेन वी शिफ्टेड टू कराची, तो उससे पहले की ही बात है। तो कि ये कि हम वो शौकत अली हमारे बहुत ज़बरदस्त एक फोक आर्टिस्ट होते थे, तो मैं उनका सुन रहा हूँ माँ की गोद पे। और फिर तुफैल नियाज़ी हुआ करते, वो घर आया करते थे उस वक्त, क्योंकि पीटीवी का वो एक सिलसिला था, एंड माय फादर हैड मेड इट अ पॉइंट टू प्रमोट आवर म्यूजिशियंस एंड आवर फोक म्यूजिशियंस। तो वो बल्कि तुफैल नियाज़ी का नाम अब्बा ने रखा, उस वक्त वो भाई तुफैल ग्रुप के नाम से मशहूर हुआ करते थे। वो लोग फोक थिएटर करते थे वो। तो वो जब वो पहली रिकॉर्डिंग के लिए आए पीटीवी में, तो अब्बा ने कहा कि भाई आप लोगों का क्या नाम क्या है? उन्होंने कहा कि भाई तुफैल ग्रुप। उन्होंने कहा नहीं भाई तुफैल तो सही बात नहीं है, तुफैल तो ये भी हैं ये भी हैं, तो कुछ सोचो। तो उन्होंने कहा क्या? तो फिर अब्बा ने कहा कि भाई और किसी अपने बुज़ुर्ग का किसी कोई, तो उन्होंने कहा कि जी वो एक हमारे एक बुज़ुर्ग हैं, वो उनसे हमारी निस्बत जुड़ी हुई है, एक रूहानी सिलसिला है, वो नियाज़ी थे। तो अब्बा ने कहा फिर तुफैल नियाज़ी। तो वो फिर तो वो नाम पड़ गया। और रेशमा जी, आलम लोहार, तो ये इन लोगों का आना जाना लगा रहता था, या पीटीवी स्टेशन या हमारे घर। और ये मेरी सबसे पुरानी यादें हैं कि मैं या तो इनको लाइव सुन रहा हूँ, या हमारे घर पे एक ग्रामोफोन हुआ करता था, उसमें वो रिकॉर्ड कलेक्शन बड़ा कमाल का था वालदैन का, जिसमें वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक, ईस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक, जैज़ म्यूज़िक, फोक म्यूज़िक, तो वो रिकॉर्ड्स पे वो बहुत ज़्यादा हम सुनते थे। सो आई वॉज ऑलवेज इन दैट सीन। और फिर जब हम कराची शिफ्ट हुए, तो मेरा ख्याल में उस वक्त फिर मेरी जब कोई 11-12 साल उम्र थी, तो मेरा बड़ा भाई उसामा कहीं से गिटार ख़रीद के ले आया घर, और एक किताब भी छोटी सी, उस वक्त यूट्यूब का ज़माना तो था नहीं, ट्यूटोरियल। तो वो उस किताब से जो है उसने सीखना शुरू किया, उससे मैंने 1-2 कॉर्ड्स उससे सीख ली, फिर उसने छोड़ ही दिया, मैंने वो किताब पकड़ ली। और फिर कुछ माँ ने वो कुछ कोई वो पीएससीसी में वो कुछ अरसे पियानो लेसन्स भी लिए, फिर वो वहाँ पे बंद हो गए, तो अब हम पियानो तो अफोर्ड कर नहीं सकते थे, तो फिर वो बंद हो गए पियानो लेसन्स। तो फिर मैंने गिटार पे मैंने कहा यार थोड़ी मेहनत करते हैं, और मेहनत क्या की, मैंने 3 कॉर्ड सीख ली, और 3 कॉर्ड्स पे फिर मैंने कोई 50 गाने शुरू कर दिए। और दुनिया भर के उस वक्त मुझे शौक़ था कि मैं कुछ कंट्री म्यूज़िक कुछ गाऊँ, कुछ थोड़ा सा कुछ रॉक एंड रोल, तो मैं बाद में आया। और कुछ साउथ अमेरिकन, एक चिले का एक आर्टिस्ट था विक्टर हारा, उससे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर था। और उस वक्त क्योंकि वो ज़िया का दौर था, और फिर जब वो एक दस्तक थिएटर ग्रुप भी बन गया था, और वो हमारे पूरे ख़ानदान का ना एक ताल्लुक़ जुड़ गया एंटी ज़िया तहरीक से जो कि ज़्यादातर बड़ी हार्ड लेफ़्ट विंग थी उस ज़माने के, सुर्खे थे हम उस दौर में। सही। तो उस दौर में वो क्योंकि उसी तरह के दोस्त यार हमारे बने, और एक आइडियोलॉजी का हिस्सा बन गए हम। सही। मार्क्सिज्म। सही। तो फिर मैंने गाने भी कुछ इनकलाबी किस्म के सीखने शुरू किए, और फिर कुछ जलसे जुलूसों में मैंने कुछ वो परफॉर्म करने भी शुरू किए। उस वक्त मुझे बिल्कुल भी ये नहीं था कि मैं कोई म्यूज़िशियन बनूंगा। मैं सोचता था कि नहीं, ये तो मैं पॉलिटिकल काम कर रहा हूँ, सियासी काम कर रहा हूँ। और उससे वो मेरी इनिशियल ट्रेनिंग हुई। और फिर जब मैं बाहर पढ़ाई के लिए चला गया,
तो फिर वहाँ पे मैंने गिटार बजाना शुरू किया, वहाँ के गाने सीखने शुरू किए। फिर वहाँ पे पैसे ख़त्म हो जाते थे तो सड़क पे बैठ के फिर गिटार बजाना शुरू किया, पैसे वैसे कुछ उस तरह भी कमाए। और फिर मेरा ख्याल में कि मेरी कोई तकरीबन शायद 24-25 साल उम्र थी जब मुझे ये रियलाइजेशन हुई, क्रोएशिया में था मैं उस वक्त, कि अब ये मामला जो है ये अब शौक से थोड़ा आगे निकल गया है और ये कि अब ये मेरी एक किस्म की कॉलिंग है। तो दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि यार आई एम अ म्यूजिशियन। अच्छा, क्रोएशिया से पहले आप रशिया गए पढ़ने। हाँ। रशिया आप क्या पढ़ने गए थे? रशिया यार, रशिया क्योंकि जिस तरह मैंने जिक्र किया कि हम तो कम्युनिस्ट होते थे, सही। और हम तो सोचते थे कि जी कम्युनिज्म इज़ द आंसर टू ऑल ऑफ द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स। डू यू स्टिल थिंक दैट? नो। चलो, विल गेट टू दैट। विल गेट टू दैट। सही। मैं मजाक में लोग दोस्तों से कहता हूँ कि मैं सुर्खा हुआ करता था और मैं गुलाबी हो गया हूँ। वो कुछ शेड्स तो हैं मेरे अंदर। सही। लेकिन मेरी नज़दीक में, हालांकि बहुत सारे लोग मुझसे कहते थे कि यार ऐसा नहीं है ब्लैक एंड वाइट दुनिया जिस तरह तुम देखते हो। मैं कहता नहीं, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, अमेरिकन प्रोपेगेंडा है। तो रूस तो बड़ा ज़बरदस्त मुल्क है। तो फिर मैं चला गया रूस पढ़ाई करने। ग्रामर स्कूल से लोग तो अमेरिका जाते थे, मैं उल्टा। मेरा भाई पहले जा चुका था। सही। और उसने मुझसे कहा था तुम ना हो, ये वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो। ओके। और मैं उससे कहा था कि तुम्हें पता ही नहीं है, तुम तो उस तरह सियासी तहरीक का हिस्सा ही नहीं थे जिस तरह मैं हूँ। गाने तो मैं बजा रहा हूँ। गाने तो मैं जाता हूँ, जलसे जुलूस में तो मैं हिस्सा लेता हूँ। तो मैं भी पहुँच गया जी रूस, मॉस्को। और वहाँ पहुँचते ही मेरी टक्कर हुई रूसी ब्यूरोक्रेसी के साथ। ओके। कि वो मेरा नाम, जहाँ पे मेरी वो एक इनिशियल मेरा प्रोग्राम था कि मैं वहाँ फिल्म मेकिंग पढ़ूँ। सही। वो भी मेरी एक अब्बा से गुफ्तगू हुई थी, वो जो एक नहीं, वो एक बाप सही। बेटे की होती है। सही। कि वो बाप what I जब wanna आपको do. जब कि वो अब्बा ने अपना वो पाइप उस वक्त पिया करते थे और कहते थे कि नाउ आई वांट यू टू टेल मी, यू नो, व्हाट डू यू वांट टू डू। तो बड़ा उनका एक रोब होता था। मेरी आवाज़ जो मुझे मिली है वो विरसे में ही मिली है। उनकी आवाज़ तो क्या, वो एक ज़िया मोहिउद्दीन साहब होते थे, एक असलम अज़हर होते थे। तो मैंने उनसे झट से कह दिया कि म्यूज़िक। तो उन्होंने कहा कि यार म्यूज़िक बड़ा मुश्किल है, यू कांट रियली लिव ऑफ म्यूज़िक। तो मैंने कहा, फिर उन्होंने कहा व्हाट अबाउट फिल्म मेकिंग। मैंने कहा यार वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, फिल्म मेकिंग, वाह, डायरेक्टर बनूंगा मैं। तो मैंने कहा बिल्कुल, मैं फिर रूस जाता हूँ। बड़ी उनकी मशहूर एक एकेडमी है अभी भी, मॉस्को फिल्म एकेडमी, वहाँ के लिए। और मैं पहुँच गया। उस वक्त कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान के राब्ते होते थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन के साथ। सही। वो मैं पहुँच गया। और वहाँ पे पहुँच के मैंने देखा कि जी उन्होंने भी वो मेरा नाम जो है वो भेजा हुआ है कि आपने 1 साल रूसी ज़बान जो है वो मॉस्को में नहीं, वो मिन्स्क, बेलोरशा, ओके। बेलोरशा में सीखनी है। मैंने कहा भाई मैंने तो मॉस्को फिल्म एकेडमी में दाखिला होने का नहीं, कोई इधर तो लिखा है आपने मिन्स्क जाना है। वहीं से मेरा उनसे टकराव शुरू हो गया। और फिर मैंने देखा कि जितनी चीज़ें मिस्ड मैनेज्ड हैं वहाँ पे, और अफसरशाही है बाकायदा, जिस तरह हमारे यहाँ भी होती है। लेकिन जाहिर है उस वक्त भी मैं 17 साल का था, आई वॉज वेरी इम्प्रेशनेबल। तो मेरा दिल बड़ा कड़वा हो गया कि यार तुम मेरे साथ इस तरह सलूक कर रहे हो, मैं तो तुम्हारा हिमायती होता था, तो दूसरे लोगों के साथ तुम किस तरह करते होगे। और फिर मैंने काफ़ी अपसर्ड चीज़ें वहाँ पे देखी कि अब मसलन कि आप दुकान में जाएं तो वो आधी दुकान खाली है और वहाँ पे आपको ढेर लगा हुआ है, कोई इलेक्ट्रिक शेवर्स का ढेर लगा हुआ है वो, लेकिन वो केले के सामने जो है वो 1 मील लंबी लाइन लगी हुई है। अजीब अजीब चीज़ें। लेकिन ये साल कौन सा था? दिस वाज 1988। ओह, ऑलमोस्ट नियर द एंड। सही। सो उस वक्त गोर्बाचोव था और वो पेरेस्ट्रोइका, ग्लासनोस्ट का ज़माना शुरू हो गया था। लेकिन मुझे उन्होंने भेज दिया बेलोरशा। वहाँ पे ओल्ड गार्ड था अभी तक। वहाँ पे मेरे ऊपर उनको जो उनकी वो एक कम्युनिस्ट यूथ विंग होती थी कॉमसोमोल के नाम से, वो मेरे ऊपर स्पाई करना शुरू कर दिया उन्होंने। रियली? और मेरी एक उस ज़माने में रूसी गर्लफ्रेंड बनी थी, वो बेचारी रोती रोती आई कि वो कॉमसोमोल वाले मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई तुम इस पे स्पाई करके हमें बताओ कि ये क्या सोच रखने वाला है, किनसे मिलता है। मैंने कहा यार हद हो गई। और फिर उन्होंने मुझे वहाँ पे कहा कि तुम ये अमेरिकन गाने गाते हो गिटार पे, तो तुम ये वाले गाने गाया करो। उन्होंने मुझे कुछ फ़ोटोकॉपी कागज़ पकड़ा दिए। मैंने कहा ये क्या बदमाशी, ये तो मेरा दिल कड़वा हुआ। सही। और मैं वहाँ पे 4 महीने गुजार के मैं छोड़ छाड़ के वापस आ गया।
और उसके बाद फिर मैं कोई 1.5 साल इस्लामाबाद में गुजारा, उधर भी कुछ थिएटर किया और फिर मैं चला गया थिएटर में what did you do? Acting? एक्टिंग एंड अ बिट ऑफ डायरेक्टिंग। दस्तक का तजुर्बा तो था, सही। तो एक वहाँ पे ऑलरेडी वहाँ पे कुछ दोस्तों का एक ग्रुप बना हुआ था, नौजवान आर्ट्स ग्रुप के साथ, वो मैंने ज्वाइन किया। और फिर मैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में गया और उस वक्त मैं क्योंकि बड़ा जाला होता था, बड़ा एक्टिविस्ट होता था, तो मुझे कोई वो कॉन्फिडेंस की तो कोई कमी नहीं थी उस ज़माने में। तो मैं पहुंच गया वहाँ पे, मैंने कहा इधर थिएटर ग्रुप शुरू करते हैं। वहाँ पे एक कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में एक थिएटर ग्रुप शुरू किया, कुछ स्ट्रीट थिएटर किया वहाँ पे। एंड देन आई स्टार्टेड अप्लाइंग टू सम अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ के चलो अब ठीक है, अब यही है तो यही है। लेकिन जाहिर है वी कुडंट अफोर्ड देम, तो वो फाइनेंशियल एड के लिए अप्लाई हम करते रहे। अब आप एक अफसर तो बहुत बड़े थे, लेकिन कभी उनने कुछ पैसे वैसे नहीं कमाए ज़िंदगी में, ना कोई ज़मीन ख़रीदी, ना कोई घर बनाया। प्रिंसिपल लोग होते थे उस ज़माने के, और वो तरजीहात और होती थी। Honorable. हाँ, सो बस देन आई बिकेम फ्रेंड्स विद दिस फिल्म मेकिंग कपल फ्रॉम यूगोस्लाविया। Okay. उस वक्त यूगोस्लाविया था। उन्होंने कहा कि भाई तुम हमारे यहाँ जाओ, ज़ाग्रेब से हम भी पढ़े हैं और उसी यूनिवर्सिटी में तुम्हारा भी दाखिला कराते हैं, और उधर एजुकेशन भी तकरीबन फ्री है। ये आपको कहाँ मिले? इस्लामाबाद में? ये इस्लामाबाद में मिले। वो पाकिस्तान के ऊपर दे वो मेकिंग अ सीरियल ऑन पाकिस्तान कॉल्ड Really? पाकिस्तान द लैंड एंड द पीपल। उसके 13 एपिसोड्स उनने बनाए, नहीं 13 नहीं 26। Wow. और वो कोई ओवर अ पीरियड ऑफ 2 years दे ट्रैवल्ड अक्रॉस पाकिस्तान Really? एंड मेड अ ब्यूटीफुल ट्रैवल लॉग ऑफ पाकिस्तान। Okay. उस चक्कर में वो अब्बा से मिलने आए कि भाई आपने पीटीवी वगैरह सेट किया, तो उनसे फिर मेरी दोस्ती हो गई, तो मैं भी उनके साथ कुछ ट्रैवल किया एज अ ट्रांसलेटर। तो फिर उन्होंने कहा कि यार व्हाई डोंट यू कम टू यूगोस्लाविया, इट्स द आइडियल कॉम्प्रोमाइज बिटवीन सोशलिज्म, कम्युनिज्म एंड कैपिटलिज्म। और वो नॉन अलाइंड कंट्री है, ना रूसी कैंप में है ना अमेरिकन कैंप में है। तो मैंने किताब ढूंढी यूगोस्लाविया की, उन्होंने कहा वाह बड़ा हसीन मुल्क है। तो मैं बस फिर उधर पहुंच गया। वहाँ पहुंचा तो ज़बान सीख रहा था मैं, तो फिर वहाँ पे जंग शुरू हो गई, और यूगोस्लाविया जो था उसके फिर कोई 6 टोटे हो गए। जहाँ पे मैं था वो फिर क्रोएशिया बन गया। सो सही। So how was your time in Croatia? अमेजिंग मैन, अमेजिंग। मैं तो वहाँ पे आई स्पीक द लैंग्वेज फ्लुएंटली ऑफ कोर्स। मेरा हर साल चक्कर लगता है, और मैं 13 साल वहाँ पे फिर मैंने गुजारे, फ्रॉम 1990 टू 2003। और उस वक्त वो जब जंग शुरू हुई ना वहाँ पे 1990 के दिसंबर में ही शुरू हो गई थी। सर्बिया ने अटैक किया था क्रोएशिया, पहले स्लोवेनिया पे, फिर क्रोएशिया में, फिर बॉस्निया में। तो 91-92 क्रोएशिया में बड़ी खौफनाक जंग रही। फिर 93-94 में वो उसका फोकस बॉस्निया में शिफ्ट हो गया, और फिर 96 या 7 में जाके वो आखिरी क्रोएशियन ऑफेंसिव हुआ, जिससे दे रीगेन्ड देयर ऑक्यूपाइड टेरिटरीज एंड फुली बिकेम। And the Kosovo also happened around the same time. It started with Kosovo, and Kosovo is still not really sorted. Oh, really? अभी तक वहाँ पे इट्स अ हॉट स्पॉट। या क्रोएशिया तो इस साल ईयू का मेंबर तो पहले ही था, इस साल शेंगेन जोन और यूरो जोन में भी आ गया। तो जब जंग वहाँ शुरू हुई तो मोस्ट फॉरेन स्टूडेंट्स, एंड देयर वर अ लॉट ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स, उस वक्त वो नॉन अलाइंड मुल्कों से आया करते थे उधर। ईरानी बेशुमार थे। मैं अक्सर वहाँ ढूंढता था कि कोई पाकिस्तानी मिल जाए, तो मुझे जो भी अपनी शक्ल का मिलता था मैं उससे जाके बात करता था, वो ईरानी निकलता था। फिर वो बड़ी मुश्किलों से 2 पाकिस्तानी मिले। पता चला कि पूरे क्रोएशिया में मेरे अलावा 2 पाकिस्तानी हैं। Wow. तो हम 3 होते थे, जावेद, यूसुफ और मैं। तो उस वक्त फॉरेन स्टूडेंट्स ज़्यादातर जंग के शुरू में भाग गए। सही। हम जो ज़रा ढीठ थे, जो कि नहीं भागे, मुझे भी वो वालिदैन ने कहा कि भाई जंग शुरू हो गई, आ जाओ वापस। Was it a full-scale war? It was a full-scale war. I was in Zagreb. Zagreb was not really affected so much. Over a period of 4 years, Zagreb was bombed about 5 times, but just tiny pockets. सही। एक दफ़ा ऑफेंसिव सर्बियंस ने की थी, जहाँ पे उन्होंने कोशिश की थी जाग्रेब को ऑक्यूपाई करने की, लेकिन वो नाकाम हो गई थी। बट स्टिल द फ्रंट लाइन वॉज वेरी क्लियर, और कोई 1 साल तक तो यू कुड सी द फ्रंट लाइन। रात को जो है अंधेरा होता था, और वो आपको होराइजन में शेलिंग नज़र आती थी, वो दुड़ुम दुड़ुम, एंड द रेड स्काई, एंड पीपल वर क्रेज्ड। सबसे बड़ी बात ये कि जंग में जो है ना, वहाँ पे तो देखी सबने, जंग में जो है इट ब्रिंग्स आउट द वर्स्ट एंड द बेस्ट इन ह्यूमैनिटी। सो मैनी हीरोज आर क्रिएटेड एंड मैनी विलन्स आर क्रिएटेड। वहाँ पे आपकी असलियत पता चलती है जंग में।
जब आपका लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक डाउन कर जाता है ना, फिर जब इंसान को पता होता है कि अब मैं जो चाहे कर सकता हूँ, कोई मुझे रोकने वाला नहीं है, फिर पता चलता है कि असल में आप कौन है। तो वो सबसे खौफनाक बात थी, बिकॉज देयर वर अ लॉट ऑफ जस्ट सेंसलेस वायलेंस एंड एवरीवन वाज आर्म्ड। और लोग कैफेज में रात को जाते थे, फ्रंट लाइन से वापस आते थे, पता नहीं क्या क्या करके, क्या क्या देख के दिमाग ख़राब हुए होते थे, एवं ही पिस्तौल निकाल के कोई गोली शोलियाँ चल जाती थी। PTSD होगा सब। बिल्कुल। और शुरू में तो सर्बियन स्नाइपर्स शहर के अंदर होते थे, जो कि आपको पता था कि हमने यूनिवर्सिटी इस फलां सड़क से नहीं जाना क्योंकि वहाँ पे एक स्नाइपर है रास्ते पे। वाह, व्हाट अ प्रॉब्लम टू हैव। तो हमने कोई 1.5-2 साल वी स्पेंट एवरी डे इन बॉम्ब शेल्टर्स अबाउट 4-5-6 टाइम्स अ डे। So how are you getting by, like? यार पैसे कैसे अब वही बना रहे थे? पैसे उस ज़माने में तो मतलब मैं बता रहा हूँ ना कि ख़र्चा मिनिमम था, एजुकेशन फ्री थी। थोड़ा बहुत जो खर्चा था, मैं उनसे कहता था कि मैं आपको वो, उनने इंडोलॉजी डिपार्टमेंट में उन्होंने कहा कि भाई तुम्हें उर्दू आती है, मैंने कहा उर्दू आती है, उन्होंने कहा तुम हमें उर्दू पढ़ा दो यहाँ पे, सही। और उसके बदले में आपकी सारी चीज़ें माफ़। बड़े जबरदस्त। तो मैं वहाँ पे व्हाट अ डील, स्वीट डील। तो मैं इसी तरह, और फिर कुछ अपने म्यूज़िक के थ्रू और कुछ घर से भी सपोर्ट आती रहती थी जब भी वो अफोर्ड कर सकते थे थोड़ा बहुत मुझे भेजना। तो वो मेरी माई नीड्स वर वेरी प्रिटी सिंपल एंड आई हैड फुल सपोर्ट फ्रॉम माई फैमिली। तो उस वक्त फिर हम लोग जो रह गए ना उधर, वी रियली बिकेम इंटीग्रेटेड इनटू दैट सोसाइटी। तो वो एक कहावत है, वो 91 में वॉर वो उरूज पे थी ना क्रोएशिया में। तो क्रोएशिया में जब भी आपको उस दौर का कोई बंदा मिलता है ना, वो आप, और अगर वो आप ऊपर से अगर आना चाह रहा हो तो वो कहता है कि तुम 91 में तुम कहाँ थे। तो अब मैं भी क्रोएशिया जाता हूँ तो अक्सर वो नौजवान लोगों से कह रहा होता हूँ तुम 91 में कहाँ थे। तो वो पैरामीटर बन गया। वो पैरामीटर बन गया कि जिसने वो दौर देखा हुआ है उसको पता है कि ये क्या जगह है। And I'm sure, मतलब even if you go now and if you meet people from that era, Yeah. एक bonding तो होगी, Yes. unspoken, Totally. कि like Oh yeah, immediately. We बिल्कुल एक बड़ी tested through the times Yes. of adversities. yes, we Wow. बिल्कुल That's एक बॉन्डिंग है। तो वही एक मेरा लिंक तो है बड़ा गहरा क्रोएशिया के साथ। वो मेरे दोस्त कहते थे कि तुम आधे क्रोएशियन हो गए हो, मैं कहता था नहीं, मैं पूरा क्रोएशियन हो गया हूँ और मैं पूरा पाकिस्तानी हूँ। आपने वहाँ बैंड भी बनाया था। हाँ यार, वहाँ पे मैंने पहले तो मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स तजुर्बे करता रहा। मैं ख़ुद बजाने से शुरू किया, फिर मुख्तलिफ म्यूज़िशन दोस्त मिले, उनके साथ कुछ शुरू कर दिया। डिडंट एंड अप स्टडिंग फिल्म। वो मैंने ट्राई किया, आई फ्लंक्ड इन द फर्स्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम आफ्टर लर्निंग 1 year ऑफ लैंग्वेज। क्रोएशियन ज़बान में मुझे भाई पूरा पर्चा लिखना था एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। 1 साल मुझे मिला था ज़बान सीखने के लिए। Wow. तो वो तो मुझसे हुआ नहीं। फिर उन्होंने कहा कि तुम 1 साल, अगले साल दोबारा ट्राई कर लो, तुम्हें मिल जाएगा। तो मैंने कहा फिर 1 साल में क्या करूं? उन्होंने कहा जो मर्जी, कुछ और पढ़ लो। मैंने कहा चलो 1 साल कुछ और पढ़ लेते हैं। तो मैंने कहा मैं क्या पढ़ना चाहता हूँ? मैंने कहा मुझे फ़िलासफ़ी से दिलचस्पी है। और उन्होंने कहा उसके साथ कोई और सब्जेक्ट। मैंने कहा अच्छा क्या ऑफ़र पे किया है? तो पता चला इंडोलॉजी है। मैंने कहा अरे वाह, ये तो कोई अपनी चीज़ है। I've never heard of Indology. I had never heard of Indology either until I started studying it. Wow. So I said, this is a chance for me to study my own history, my own culture of this region. So I started studying that. तो फिर वो अपना म्यूज़िक बैंड जो हमारा सबसे कामयाब बना, वो एक आयरिश म्यूज़िक बैंड था called the Shamrock Rovers. So that was just happened by total coincidence, fluke, because I used to listen to folk music from around the world. I was always fond of folk music. क्रोएशिया का भी फोक म्यूज़िक बड़ा ज़बरदस्त होता है, बोस्निया का भी, मैसेडोनिया, सर्बिया, हर जगह का। और उस ज़माने में एक पुराना बैंड हुआ करता था आयरलैंड से, द डबलिनर्स। Okay. वो बूढ़े बाबे होते थे, मोटे मोटी तोंदें उनकी, दाढ़ियाँ, शारियाँ, बाल छाल बड़े हुए सब। और वो आके अपने वो फोक इंस्ट्रूमेंट्स में गिटार, मैंडोलिन, फिडल, वो उनका एक बोरान ड्रम होता है, वो अकॉर्डियन, उस पे वो उन्होंने कॉन्सर्ट किया ज़ाग्रेब में, जिस पे मैं पहुंच गया। और वो मुझे ऐसा उनने मुतासिर किया कि मैंने उनका एक कैसेट भी ख़रीद लिया। और उस कैसेट को सुन के मैंने कोई 3-4 गाने सीख लिए गिटार पे। और फिर वो मैं किसी पार्टी में गया तो एक और क्रोएशियन मिला, उसने कहा अरे मुझे भी आयरिश म्यूज़िक बहुत अच्छा लगता है। और वो थोड़ा मैंडोलिन, बैंजो बजाता था। तो हमने कहा चलो हम मिल के बजाते हैं। फिर हमने वो एक बैंड शुरू किया। फिर अपना
फिर उसमें इत्तेफाक से हमारी मुलाकात ढेर सारे आयरिश म्यूजिशंस क्रोएशिया से में आए थे, वो अपनी समर्स गुजारने, जस्ट टू स्पेंड देयर हॉलीडेज इन 96 आई थिंक की बात है। उनसे हमारी दोस्ती हो गई बिकॉज वी वर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन आयरिश म्यूज़िक। उनके साथ मैंने कोई महीना गुजारा ऑन द कोस्ट, जस्ट डे एंड नाइट प्लेइंग आयरिश फोक म्यूज़िक। उनके 2 वायलिन प्लेयर्स थे, 2 गिटार प्लेयर्स थे, एक उनका वो जो एल्बो पाइप्स होते हैं बड़ी ज़बरदस्त उनका इंस्ट्रूमेंट, इलियन पाइप्स वो थे। सो दैट वाज माय इनिशिएशन इनटू दैट प्रॉपर फोक सीन। और वो जब चले गए वापस आयरलैंड तो उनमें से एक को हमने मनवा लिया कि तू रुक जा और हम यहाँ पे एक प्रॉपर बैंड शुरू करते हैं। जॉनी ब्रेनन उसका नाम था। सो देन दिस वन आयरिश मैन, मैं पाकिस्तानी एंड 2 क्रोआट्स, हमने फिर शैमरॉक रोवर्स सही तरह शुरू किया। एंड फिर उसकी कुछ लाइनअप बीच में बदली भी, बट ऑल टुगेदर वी प्लेड फॉर अबाउट 5, 6, 7 years इन क्रोएशिया। और हमारी ठीक ठाक फ़ैन फॉलोइंग बन गई थी। ज़ाग्रेब शहर में हमारा एक पक्का एक अंडरग्राउंड सीन होता था और हमारे बारे में मशहूर था कि जिधर भी हम जाएंगे पार्टी होगी उधर। Nice. क्योंकि हम वो सबको नचवा देते थे, सीन उठा देते थे हम। जबरदस्त। And then you decided to come back and do folk music in Pakistan. Yeah, ये change yeah. कैसे आया आपका? यार इट हैड बीन ग्रोइंग इन माई माइंड फॉर अ वाइल। क्रोएशिया में द लास्ट 3-4 years when I was there playing with the Shamrock Rovers, having a party, ट्रैवल भी कर रहे हैं, ऑस्ट्रिया जर्मनी भी जाके उनके आयरिश म्यूज़िक पब्स में टूर कर रहे हैं। और कोई कभी ज़्यादा पैसे नहीं कमाए, लेकिन जो कमाते थे उड़ा देते थे। और भरपूर एक मतलब फ्री लाइफ। पढ़ाई शढ़ाई मैंने कोई डिग्री हासिल नहीं की, आखिरी साल तक मैं पहुंच गया, डिग्री मैंने नहीं ली, ध्यान ही नहीं लगता था उस वक्त। लॉस्ट इंटरेस्ट बाय देन, आई वाज इंटरेस्टेड इन प्लेइंग म्यूज़िक। और फिर मैंने देखा कि अब थोड़ी सी कुछ रेपिटिशन सी आ गई है मेरी ज़िंदगी में, एंड आई एम नॉट रियली इवॉल्विंग नाइदर एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ पर्सन, नाइदर एज अ म्यूजिशियन। जो मैंने सीखना था वो तो अब सीख लिया है, लेकिन अब मुझे मेरी आवाज़ में एक सख्ती आ गई है एंड आई कुडंट फिगर आउट कि क्या चक्कर है ये। और फिर जाहिर है वो घर वाले भी कहते थे कि यार कब तक प्रोग्राम है, क्या हो रहा है, क्या सोच रहे हो। बहुत बड़ा दिल था यार उनका कि उनने इतना बर्दाश्त किया। तो फिर जाहिर है व्हेन आई रियलाइज्ड कि पेरेंट्स वर गेटिंग ऑन इन लाइफ। और मेरा बड़ा भाई भी उस वक्त तक जर्मनी शिफ्ट हो चुका था, तो घर पे जो है बस वो वालिदैन थे। और मेरी छोटी बहन, शी इज़ डाउन सिंड्रोम, यू नो, सो शी इज़ अ दरवेश। मैम उसको वहाँ वो कहती, खुद को भी कहती है दरवेशा। तो वो उसको भी ज़रूरत थी मेरी। एंड देन आई डिसाइडेड कि यार आई वांट टू गो बैक एंड आई वांट टू लर्न माय म्यूज़िक। जो बचपन में जो मैं सुनता था ना, वो कान में कुछ वो आवाज़ें पड़ चुकी थी, मुझे याद समझ तो नहीं आती थी उस वक्त। मैं सुना करता था पठाने खान को और तुफैल नियाज़ी को और इनको, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आती थी कि ये गा क्या रहे हैं। जो गा रहे हैं लग तो मुझे बहुत खूबसूरत लगा है, बट व्हाट इज़ इट। एंड देन आई वेंट थ्रू अ होल पीरियड ऑफ सर्चिंग कि यार अब मुझे एक आवाज़ मिल गई है और अब मैं म्यूज़िक भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैं अब आयरिश कल्चर को ही पोर्ट्रे करता जाऊँ क्या, जो कि अच्छा कर रहा हूँ मैं लेकिन ये कि क्या यही है मेरा रोल इस ज़िंदगी में कि मैं आयरिश कल्चर के थ्रू ही दुनिया से जुड़ूँ, या कोई मेरे पास कोई अपनी चीज़ भी है कुछ कहने के लिए। तो फिर आई डिसाइडेड कि आई नीड टू शिफ्ट बैक एंड मेक दिस चेंज। इट वाजंट ईजी एंड इट टुक मी अ वाइल कि वापस आके पाकिस्तान में दोबारा पाकिस्तान में, हाँ। और पाकिस्तान भी उस वक्त तक क्या कुछ नहीं हो चुका था यहाँ पे। आई मिस द होल 90s, आई मिस द होल म्यूज़िक सीन ऑफ द 90s। लेकिन और मेरे उस वक्त मेरा ख्याल था कि मैं पाकिस्तान आऊँगा तो मैं तो छा जाऊँगा, क्योंकि जो मैं कुछ देख के आया हूँ, शैमरॉक रोवर्स और पता नहीं क्या क्या पब्स और कार्निवल्स और बाइकर्स फेस्टिवल्स में हम परफॉर्म कर चुके हैं, तो ये कितने पाकिस्तानियों को ये तजुर्बा हासिल होता है। लेकिन फिर मैंने देखा नहीं यार, पाकिस्तान इज़ अ होल न्यू वर्ल्ड, और इधर कोई आपको नहीं मानता इतनी आसानी से। The first time I saw you was on Indus Music, हुस्न हकीकी। हाँ, वो जो वीडियो था हमारा, हाँ, दैट वाज अ नाइस वीडियो। वो लाहौर के अंदरून शहर में हमने वो एक स्प्लिट सीन का जो किया था, वो
Beautiful. थैंक्स वो मेरे दोस्त जमन और हमारी काविश थी और ख्वाजा गुलाम You brought a very different sound altogether. यार विदाउट मीनिंग टू, मैंने कुछ जानबूझ के तो नहीं किया, वो बस ये कि वो मेरे जो एक तजुर्बे थे वो खुद जाहिर है उसमें रिफ्लेक्ट होते रहे जिस तरह मैं चीज़ों को देख रहा था. मैं तो आई वॉज ट्राइंग टू जस्ट पोर्ट्रे फोक म्यूजिक ऑन माई गिटार. बट उस जमाने में डिड यू नॉट फील कि लाइक रॉक म्यूजिक बहुत प्रेवलेंट था? हाँ, बट नो वन वाज डूइंग व्हाट आई वाज डूइंग उस जमाने में. एग्जैक्टली. सो लाइक वो उसमें फिर ये होता है कि एक तो आपको एडवांटेज होता है यू ब्रिंगिंग समथिंग न्यू, बट एक आपको फेयर भी होता है कि यार मासेस जो है दे आर अकस्टम्ड टू दिस साउंड, और पिछले 8-10-15 साल से यही साउंड चल रहा है. यार जुनैद, उस तरह की मेरी तरबियत ही नहीं हुई. मैं अगर चाहता भी हूँ ना कभी कभी, अब तो खैर नहीं, लेकिन कभी कभी अगर चाहता भी था कि आई गो डाउन द कमर्शियल रूट, आई गो डाउन द बिजनेस रूट, मैं मार्केट सर्वे करूँ, स्टडी करूँ, देखूँ कि यार चल क्या रहा है, उसको कैश किस तरह करना है, वो अपन से होता ही नहीं है. वो मेरा दिमाग ही उस तरह नहीं चलता. तो वो अगर मैं कुछ घंटे या कुछ कोशिश भी करूँ उसके बाद मैं कहता हूँ नहीं यार, तौबा तौबा तौबा, अल्लाह इससे बचाए. सो आई ऑलवेज जस्ट वांटेड टू डू व्हाट आई वांटेड टू डू. और मुझे क्योंकि ये शौक़ था हमारे फोक म्यूज़िक से, एंड शौक़ था हमारी पोइट्री से. आई ऑलरेडी गॉटन इंट्रोड्यूस्ड टू बुल्ले शाह एंड ख्वाजा गुलाम फरीद एंड मियाँ मोहम्मद बख्श. पंजाबी पोइट्री हमारी जो थी, आजकल हम इसको सूफ़ी म्यूज़िक कहते हैं. ग्रोइंग अप वी डिडंट कॉल दिस सूफ़ी म्यूज़िक, दिस वाज आवर फोक म्यूज़िक. और फोक म्यूज़िक में आपका बुल्ले शाह भी आता था, शाह लतीफ़ भी आता था, और फोक म्यूज़िक में आपका लैला ओ लैला भी आता था, और फोक म्यूज़िक में कोई आपके बसंत के गाने भी आते थे. एंड दिस वाज ऑल पार्ट ऑफ फोक म्यूज़िक. आई थिंक द सूफी टर्म केम आफ्टर जुनून, सूफी रॉक. सूफी रॉक, फिर वो सूफी आने, एंड देन कोक स्टूडियो, या देन दे, अब वो सूफ़ी म्यूज़िक हो गया. हालांकि सूफ़ी म्यूज़िक कोई चीज़ नहीं होती, बट द पोइट्री इज़ देयर. एंड पोइट्री मैंने देखा कि यार ये तो एक ऐसी एक कमाल की एक हमारे पास ये एक ख़जाना मौजूद है जिसको हमने डिस्कवर ही नहीं किया सही तरह. एक मेरा क्रोएशिया से दोस्त आया था, वो उसने कहा था कि यार ये तुम लोग जो बुल्ले शाह को इधर गाते हो, मैंने उसको तर्जुमे किए. उसने कहा इट्स लाइक इफ़ वी वर टू सिंग नीचे. You know, this is high level philosophy which you people are singing about. You know, you call this is part of your folk music tradition. क्योंकि क्रोएशिया का फोक म्यूजिक तो वो कि जी पीना पिलाना, वो इधर मैरिजेस एंड यू नो, हमारे यहाँ तो एक बड़ी सीरियस एक डिसएनफ्रेंचाइजमेंट ज़्यादातर. आई एम द लोन वुल्फ इन परसूट ऑफ गॉड, मीन लाइक ये वाले ट्रेसेस नहीं मिलते हमारे फोक में. I mean, not the happy folk, I'm talking about the Sufi side. Okay, the Sufi side हमारे जो मिलते हैं वो एक it's about the human condition, and it talks about God और रूहानियत beyond organized religion. हमेशा तारीख़ में हर मज़हब में एक तरफ आपका वो क्लरिकल साइड रही है और दूसरी तरफ उसकी एक कुछ रूहानी ह्यूमनिस्ट साइड रही है, और अक्सर आपस में इनका टकराव रहा है और पूरी दुनिया में ऐसा रहा है. तो द सूफीज़ रिप्रेजेंट दैट नॉन फॉर्मलाइज्ड रिलीजियस साइड. हालांकि जाहिर है कि सूफ़ी सिलसिलों में भी बड़ी सख्त प्रैक्टिसेस होती हैं, बड़ी उसमें, और लेकिन ये कि जनरली जो वो सूफ़ी हमारी पोइट्री में जो एक आपको वो साफ नज़र आता है वो ये कि वो जिस तरह वो हुस्न हकीकी की आपने मिसाल ली ख्वाजा गुलाम फरीद की कि हुस्न हकीकी नूरे अज़ल तैनू वाजिब ते इम्कान कहूँ, तैनू खालिक ज़ात कदीम कहूँ, तैनू हादिस खल्क जहान कहूँ, तैनू किशन कन्हैया कान कहूँ, तैनू ब्रह्मा बिशन गणेश कहूँ, महादेव कहूँ, भगवान कहूँ, तैनू आदम हवा शीस कहूँ, तैनू नू कहूँ, तूफ़ान कहूँ, तैनू हर दिल दादी दीदार कहूँ, तैनू अहमद आली शान कहूँ. तो मतलब वो आपकी सारी जो यहाँ की मिथ्स हैं हमारी, जो भी यहाँ पे लोकल ज़बानों में इन मामलात पे सोचा गया है, तो उस सारी टर्मिनोलॉजी को इस्तेमाल करने से सूफ़ी यहाँ के नहीं कतराते थे. और इसलिए भी आज भी अगर आप सूफ़ी मज़ारों पे जाएं
तो उधर हिंदू भी आपको मिल जाते हैं। सिंध में बहुत हिंदू हैं, वो उधर जाते हैं, वो सब भिट शाह के मज़ार पे जाते हैं, बिल्कुल। सच्चल साईं के मज़ार पे हिंदू भी मानते हैं उनको। सो इट्स आई थिंक दिस इज़ हाउ आई लुक एट इट। आई थिंक दैट द ओरिजिनल मैसेज ऑफ ऑल ऑफ द प्रॉफिट्स इज़ द सेम। और वो खुद कह कह के थक गए, अल्लाह माफ़ करे, वो खुद कहते रहे कि यार हम कोई नई बात नहीं कर रहे हैं, हम उसी पुराने पैगाम को उजागर करने आए हैं। लेकिन उनके गिर्द जो है ना ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन्स बन गए और दुकानें चमकनी शुरू हो गई। सो द मैसेज इज़ वन, एंड दैट्स व्हाट द सूफीज हैव ऑलवेज रिटन अबाउट, वेदर इन पंजाबी, सिंधी, सिराइकी और पश्तो और बलोची, और वेदर इन फारसी, मौलाना रूमी या अपना सादी या फिरदौसी, उमर ख़याम, वो एक ही पैगाम है। So this region was far more secular 500 years ago than it Totally. They didn't used to call it secular. उस वक्त सेकुलरिज्म का नाम नहीं था, बट इट वाज ऑफ कोर्स सेक्युलर। ये जो आजकल की जो एक इंतहा पसंदी हमें नज़र आती है ना हमारे मुल्क में कुछ ज़्यादा, और अफ़गानिस्तान में भी बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है कि ये जो मुसलमानों में एक इंतहा पसंदी नज़र आती है, पूरी दुनिया में इंतहा पसंदी है, पूरी दुनिया के अपने अपने मसाइल हैं, मुसलमानों के कुछ मखसूस मसाइल हैं, मसलन ब्लास्फेमी, ये सारी चीज़ें जो हैं, मुझे लगता है दिस इज़ अ रिज़ल्ट ऑफ अ लॉस ऑफ कल्चर विच हैज़ कम अबाउट थ्रू कॉलोनाइजेशन। और अनफॉर्चुनेटली हमने अपने आप को कॉलोनाइज़र की आंखों से देखना शुरू कर दिया। कॉलोनाइज़र हमें देखता था कि ये तो बारबेरियंस हैं, प्रिमिटिव लोग हैं, और हमने कहा हाँ, सर तन से जुदा, हम बिल्कुल जी यही हैं, तलवारें और बस मार डालेंगे, कहीं नहीं, कुछ नहीं सुनेंगे। तो हम इस तरह नहीं थे भाई, हमारी तो बड़ी बड़ी तहजीबें थीं। यहाँ पे मुग़ल दौर था, उससे पहले दिल्ली सल्तनत का दौर था, विच प्रोड्यूस्ड फिलोसफर्स, साइंटिस्ट्स, आर्टिस्ट्स, म्यूजिशंस, पोइट्स। 9 रतन अकबर के कोर्ट के, उधर वो ऑटोमन एम्पायर था, ऑटोमन एम्पायर ड्यूरिंग इट्स हेडे, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सुलेमान द मैग्निफिसेंट, इट हैड मोर क्रिश्चियन सब्जेक्ट्स इन इट्स रेल्म देन मुस्लिम सब्जेक्ट्स। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि आप सब मुसलमान बन जाओ, नहीं, they were fine. Christian subjects were happily living in under the Ottoman Empire in most places. और वो तो अपने आप को नहीं इस तरह देखते, इसका मतलब कि वो कोई सेकुलरिज्म ही थी, हालांकि उसका नाम सेकुलर नहीं रखा जाता था। अब ये सेकुलरिज्म का असल में तर्जुमा भी तो बड़ा बुरा कर दिया ना। हमारे मुल्क में सेकुलरिज्म के ख़िलाफ़ ऐसी एक खौफनाक तहरीक चलाई गई कि अगर आप उर्दू लुगत को खोल के देखें कि सेकुलरिज्म को उर्दू में क्या कहा जाता है, मैंने देखा तो उर्दू उसका तर्जुमा लोग करते हैं लादीनियत। हालांकि ये लादीनियत नहीं है भाई। लोग कम्युनिज्म को भी यही बोलते थे। लोग कम्युनिज्म को भी यही बोलते थे कि कम्युनिस्ट, कि हाँ कम्युनिस्ट है तो यानी कि ये दहरिया है, खुदा को नहीं मानता, मुनकिर है। लेकिन नहीं थी, ऐसी हकीकत नहीं है। सेकुलरिज्म मीन्स द फ्रीडम टू प्रैक्टिस वॉट एवर रिलीजन यू वांट। तो यार ये तो जिन्ना साहब की भी विजन थी, यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क, योर रिलीजन इज़ नॉट द मैटर ऑफ द स्टेट, इट इज़ योर पर्सनल चॉइस। इसका मतलब कि आज हम दुनिया में रहते हैं और उसमें तरह तरह के लोग हैं, उसमें मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, एथियस्ट्स भी हैं। मुसलमानों के अंदर कितने ग्रुप्स हैं, सुन्नी शिया, तो सुन्नियों के अंदर जी अपना देवबंदी, तो बरेलवी, तो फिर अहले हदीस, तो पता नहीं क्या क्या। अब हम कितनी तफरीक करते रहेंगे इंसानों में। तो ये कि रहना तो सब ने इकट्ठे ही है, यू कांट चेंज योर नेबर। तो अब इकट्ठे रहने का कोई सिलसिला बनाओ कि यार आपको अगर इस तरह अपनी पूजा पाठ करनी है तो मुझे इस तरह अपनी नमाज सलात करने दो, और तो आपको दिवाली मनानी है तो मुझे ईद मनाने दो, और सब खुश। तो मेरा ख्याल में कि वो कर करा के तो हम उसी तक पहुँचेंगे, चाहे उसको नाम सेकुलरिज्म का आप ना दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन प्रिंसिपल्स ये हैं कि हमने वी हैव टू ऑल लिव एज ह्यूमन बीइंग्स, and if you think that you have some religious message to give to your neighbor, don't force it upon him. आप बातचीत करो, उसको मनवाओ, माना तो माना, नहीं माना तो ना माने। I think best form of tabligh is without speaking a word. Yes. It's by your actions. Yes. Example. Example set करनी है. Why do you think left is so weak in Pakistan?
दुखती रग पे आपने अब हाथ छेड़ दिया है यार। लेफ्ट इज सो वीक ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेफ्ट सही तरह रिकवर नहीं कर पाई। देखें, अव्वल तो ये कि लेफ़्ट राइट हम किसको कहते हैं आजकल, तो द ओल्ड एक्सप्लेनेशंस, जो लोग उस एक तहरीक से नहीं गुजरे ना, वो अलग ही तरीके से लेफ़्ट राइट को देख रहे होते हैं। इसलिए सबसे पहले तो इस पे बात करने के लिए लेट्स डिफाइन व्हाट वी मीन बाय लेफ़्ट एंड राइट। सो व्हाट वी ग्रू अप थिंकिंग, उस वक्त हमारी नज़र में ये था कि लेफ़्ट जो है वो मज़दूर तबके, वर्किंग क्लास, गरीब लोगों की बात करता है, और वो बिलीव करता है कि हमें एक कलेक्टिव निज़ाम ऐसा बनाना चाहिए जिसमें रियासत जो है वो एक कलेक्टिव कुछ अच्छी वो कुछ देखे कि किस तरह मामलात को हल कर सके। सो इवन मैनी पीपल वुड आर्ग्यू that the Holy Prophet's vision was a leftist, would be called a leftist vision today, क्योंकि it was also कि भाई कम्युनिटी किस तरह आगे बढ़ेगी पूरी। कम्युनिटी से ही कम्युनिज्म का लफ्ज़ मार्क्स ने निकाला था ना। और राइट विंग उस ज़माने में वो इंटरेस्ट थे जो कि कहते थे कि यार या तो ये कि आपने अरिस्टोक्रेसी को प्रोटेक्ट करके रखना है। अगर अरिस्टोक्रेसी अगर ख़त्म हो जाती है तो माशरे में जो है इंतशार फैल जाएगा, एनर्की फैल जाएगी, तो अरिस्टोक्रेसी को आपने बरकरार रखना है। और या ये कि आपने फ्री मार्केट जो है, आपने मंडी की कवानीन में रियासत का कोई दखल नहीं होना चाहिए। तो यानी कि ये कि बिज़नेस हो रहा है तो होने दो, रियासत कोई बीच में ना कहे कि आपने इतना टैक्स देना है या आपने इतना, आपने कोई यतीम खाना पे आपने कोई पैसे बनाने हैं या आपने कोई मुफ्त की स्कूलिंग करनी है। नहीं, ये फ्री मार्केट में आप हर चीज़ ख़रीदो फरोख्त करो और चीज़ें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। दिस वाज द राइट विंग सोच। अब हुआ ये कि लेफ़्ट विंग जो थी वो, उसमें दो किस्म की लेफ़्ट विंग थी। एक वो थी जो कि कहती थी कि यार हम किसी किस्म की कंसेंसस बिल्डिंग के साथ, हम किसी किस्म की समझौते के साथ, किसी किस्म की डेमोक्रेटिक प्रोसेस से हम इक़्तिदार में आएंगे और फिर हम इस सोच को फैलाएंगे कि हमने कम्युनिटी को किस तरह स्ट्रेंथन करना है। और दूसरी लेफ्टिस्ट सोच ये थी कि नहीं, इस तरह मुमकिन ही नहीं है कि आप इन चीज़ों को डेमोक्रेटिक तरीके से लाओ, आपको एक इनकलाब लाना पड़ेगा, रेवोल्यूशन। और वो एक ब्लडी रेवोल्यूशन होगा क्योंकि वो अपना इख्तियार तो नहीं छोड़ेंगे, तो आपने उनको टॉपल करके जबरी एक निज़ाम कायम करना है जिसमें सबकी बेहतरी होगी। ये ट्राई किया रूस ने सबसे पहले, उसके बाद चीन ने, एंड इट यील्डेड मैनी रिजल्ट्स व्हिच वी शुड लर्न फ्रॉम। रूस और चीन जो था वो, ख़ास तौर पे चीन और रूस भी उस ज़माने में, वो एग्रेरियन इकोनॉमीज़ थी, दे वंट लाइक वेस्टर्न यूरोप। मार्क्स ने तो ये प्रेडिक्ट किया था कि कैपिटलिज्म जो है वो अपनी इंतहा तक पहुंचेगा जर्मनी में और इंग्लैंड में, और वहाँ पे सबसे पहले इनकलाब आएगा और वो फिर कम्युनिस्ट बन जाएंगे। ये मार्क्स की सोच थी। सो मार्क्स को, लेकिन कुछ लोगों ने मार्क्स का भी एक मज़हब बना दिया, एक आइडियोलॉजी का इतना वो हो गए कि नहीं, हर चीज़ को सिर्फ मार्क्सिस्ट लेंस से देखना है, वरना नहीं। मार्क्सिस्ट लेंस से चीज़ों को देखने का मैं समझता हूँ बड़ा ज़बरदस्त लेंस है, लेकिन वो एक लेंस है। उसके अलावा आप चीज़ों को और कई लेंस के थ्रू भी देखना चाहिए। सो मार्क्स सॉ एवरीथिंग थ्रू द क्लास स्ट्रगल। तो अब वो जो तजुर्बा हुआ रूस और चीन में, उसके बाद वो हुआ ये कि रियासत तो एक कायम हो गई इनकलाबी तरीके से, और उन्होंने वो कुछ रिफॉर्म्स ऐसे किए दैट दे ब्रॉट अ लार्ज majority of their population out of poverty in just a few years. And suddenly Russia became a superpower rivaling the United States. और आज चीन भी वहाँ खड़ा है। तो इसका मतलब कि उसके फ़ायदे तो हुए, but the human cost was too great, I think. उसमें जो लोगों ने कुर्बानियाँ दी, और अपनी मर्ज़ी से कुर्बानी दे तो ठीक है, लेकिन आप जबरी तो किसी से कुर्बानी ना लो। वो अगर कुछ और सोच रहा है तो उसको सोचने दो, फिर आप, मैं समझता हूँ कि कंसेंसस बिल्डिंग से ही मामला आगे बढ़ेगा। But like you can't have your cake and eat it, huh? Well, that's what some people still believe. I don't believe that. I believe that यार हमें साथ मिलके रहना है, तरह तरह की सोचें, और हमें एक दूसरे को गुफ्तगू करेंगे, डायलॉग करेंगे, उसी से कोई चीज़ निकलेगी। अगर मैं आपके मतलब पिस्तौल रख के आपसे कोई ज़बरदस्ती चीज़ करा लूँ तो वो कभी कामयाब सही मानों में नहीं होगी। सो मैंने देखा रूस में
कि वो लोगों की इंडिविजुअलिटी यार ख़त्म हो गई थी, वो खुद परेशान थे कि यार मैं क्यों नहीं इस तरह के गाना गा सकता अगर मेरा दिल कर रहा है, तुम कौन होते हो रियासत मुझे रोकने वाले। तो रियासत ने इतनी चीज़ों में दखल अंदाजी देनी शुरू कर दी कि वो एक एक्सपेरिमेंट जो है वो नाकामयाब हो गया, और उसको वेस्ट ने, अमेरिका ने जो है वो फिर देखा, और वो फिर उनको जाहिर है जो वहाँ के जो ऑपोजिशन थी उनको स्ट्रेंथन किया और वो पलट दिया हुकूमत और अपना निज़ाम ले आए वो। सो अब उससे कभी लेफ्ट ने रिकवर नहीं किया, बिकॉज द लेफ्ट नीड्स to build upon something more than Karl Marx and Friedrich Engels and Lenin and Mao. Now we need a new way of reimagining Pakistan. Reimagine Pakistan. मतलब ये कि reimagine the world. कि देखें अब भी through a more modern lens. Not only modern. देखें Karl Marx, not in his wildest dreams did he ever think that we would be living in a world where an individual human being can have more wealth than a whole state, than a whole country. True. मतलब इलॉन मस्क या आपके बिल गेट्स या आपके जो भी ये बिलियनर्स हैं, तो पूरे यार इनके पास तो पाकिस्तान से 10 गुना ज़्यादा वेल्थ है एक बंदे के पास। टुडे 1% ऑफ द वर्ल्ड owns, I think, something like 80% of the world's wealth. True. सो इतनी disparity है। व्हाट इस डिस्पैरिटी तो हद से बाहर निकल गई है। तो अब इसमें हमने अब हाउ कैन वी फाइट दिस और हाउ कैन वी टर्न दिस, ये अब नाइंसाफ़ी तो हर कोई देख रहा है। हर कोई आज की दुनिया में, चाहे अमेरिका में है, चाहे रूस में है, चाहे पाकिस्तान में है, चाहे इंडिया में, हर कोई देख रहा है कि यार ये मामला ठीक नहीं चल रहा। अच्छा, पीपल हु डिफेंड कैपिटलिज्म, उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि फॉर एग्जांपल अभी वी हैव अ टीम ऑफ लेट्स 25 पीपल हियर इन दिस ऑफिस, ठीक है, इसमें सारा स्टेक मेरा है, कैमराज मेरे, लेंसेज मेरा, लाइट्स मेरी, सारा इक्विपमेंट आप जितना देख रहे हैं ऊपर, एडिटिंग मशीन है, ये वो है। सो हाई रिस्क हाई रिटर्न्स, सारा रिस्क मेरा इन्वॉल्व है, ठीक है। कल को अगर फॉर सम रीजन आई हैव टू शट डाउन, दीज गाइज विल मूव टू सम अदर स्टूडियो, राइट, बट आई विल बी लाइक मैं सड़क पे आ जाऊंगा क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा स्टेक लगा हुआ है इसमें। तो इफ आई एम गेटिंग द फ्रूट्स 10x एज अपोज टू व्हाट दे आर मेकिंग, दैट्स आल्सो बिकॉज मेरा रिस्क भी उतना ही तो इन्वॉल्व है। अग्रीड एंड आई थिंक कि हमें उसकी जगह देनी लाजमी है कि हम एंटरप्रेन्योरशिप और इंडिविजुअल बिजनेसेस को इनेबल करना चाहिए, हमें उनकी मदद। आज दिस इज़ व्हाई आई से कि अब मैं सुर्खा नहीं रहा, मैं अब गुलाबी हो चुका हूँ। मैं समझता हूँ दैट वी नीड टू मूव टूवर्ड्स सम सॉर्ट ऑफ को-ऑप इकोनॉमी, लाइक अ हाइब्रिड, यानी कि हाइब्रिड का लफ्ज़ ख़तरनाक है दोस्त। लाइक मतलब देखें, वो पुरानी कम्युनिज्म या सोशलिज्म रादर, उनका तो ये था ना जो रूस में किया उन्होंने, जो चीन में किया, कि प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, जो इंडस्ट्रीज़ थी, जो बड़ी बड़ी ज़मीनें थीं, उनको गवर्नमेंट के कंट्रोल में ले लो, गवर्नमेंट विल रेगुलेट देम। लेकिन उसमें हमने अपने मुल्क में भी देखा कि जो गवर्नमेंट ओन बिजनेसेस होते हैं उसमें फिर जब चमचागिरियाँ शुरू हो जाती हैं और करप्शन शुरू हो जाती है, और वो पुराने लोग जाते ही नहीं हैं अपनी जगह से, और वो फिर वहाँ पे बस पैसा कमाते रहते हैं, और वो एक ऐसी एक नेपोटिज्म आ जाती है और एक ब्यूरोक्रेसी डेवलप हो जाती है जो कि किसी काम की नहीं रहती। सो इट्स नॉट गुड टू ऑर्गेनाइज थिंग्स लाइक दैट। बट सपोजिंग वी वर टू क्रिएट अ सिस्टम विच इज़ अ कोऑपरेटिव इकोनॉमी, जिसकी कुछ मिसालें हमें स्कैंडिनेवियन कुछ तजुर्बे में मिलती हैं, नॉट ऑन अ स्टेट लेवल, ऑन स्मॉलर लेवल्स, कि मसलन अब फेसबुक है, प्राइवेट ओनरशिप, दिस इज़ अ फ्यूडल फीफडम फेसबुक। अब मैं और आप, हमारे अकाउंट्स हैं फेसबुक पे, मैं हर मैसेज जो फेसबुक पे भेजता हूँ उससे पैसे मैं नहीं कमाता, उससे पैसे फेसबुक कमाता है। हाँ, मैं अपना दूसरा बिजनेस वहाँ पे मार्केट वार्केट कर सकता हूँ, लेकिन डायरेक्टली जो फेसबुक से जो फ़ायदा हो रहा है वो फेसबुक को ही हो रहा है। वॉट वुड हैपन इफ़ आई वॉज टू ओपन एन अकाउंट इन फेसबुक एंड इमीडिएटली बिकम अ शेयर होल्डर, कि अच्छा मेरा भी एक छोटा सा शेयर है क्योंकि मैंने अकाउंट खोला है। इसका मतलब जो प्रॉफिट्स फेसबुक को मिल रही हैं वो प्रॉफिट्स उन शेयर होल्डर्स में डिवाइड होना शुरू हो जाएं। ये जो डिस्पैरिटी है, हमने इस दुनिया को, इस डिस्पैरिटी को थोड़ा सा ईज आउट करना है। ख़त्म तो नहीं कर सकते आप, इक्विटी देनी है। 1% ऑफ द वर्ल्ड, सीरियसली, मतलब हाँ, दैट्स अ लॉट। तो उसको तो हमने कम करना है।
सो अब उसको अगर मतलब ठीक है, इफ़ आई वांट टू ओन अ याट, if I want to work hard and own a yacht and live a luxurious lifestyle, it's my right and it should be my right. But if I want to own 20 yachts and if I want to have the next 50 generations of my descendants to be stinking rich, I think that's a bit unfair. इतनी डिस्पैरिटी तो नहीं होनी चाहिए. तो मैं समझता हूँ कि एक कॉरपोरेशन जब एक हद से ज़्यादा अमीर होना शुरू हो, it should get divided in smaller corporations which should compete with each other and again make profits, but those profits should be divided more equitably. So ये निज़ाम किस तरह, इस निज़ाम का कोई नाम नहीं है, co-op economy हम इस्तेमाल कर रहे हैं. इस पे एक बंदा है जिसको मैं काफ़ी फॉलो करता हूँ, क्योंकि वो एक अपने आप को लेफ़्ट का भी कहता है और लेकिन उसकी बातें बहुत सारे लेफ्टिस्ट्स कहते हैं कि ये तो बिल्कुल लेफ़्ट का नहीं है. यानिस वारूफाकिस, वो ग्रीस का फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुका है, ही इज़ एन इकोनॉमिस्ट, और वो जब कोई यूरोपियन यूनियन के साथ फड्डा चला था उस वक्त उसने रिज़ाइन कर दिया था ग्रीक हुकूमत से. सो यानिस वारूफाकिस इज़ वन ऑफ द ओनली पीपल हु इज़ टॉकिंग अबाउट सम न्यू इकोनॉमिक मॉडल्स व्हिच वी शुड बी थिंकिंग अबाउट. One more reason why left is weaker in Pakistan is because जो right wing का supporter है ना, उसकी डेडिकेशन इज़ फार मोर हायर देन अ लेफ्टिस्ट. फॉर एग्ज़ाम्पल, वो मस्जिद को चंदा भी बाकायदगी से देगा, वो जलसे जुलूसों में जाके बैठेगा भी. अगर मौलवी साहब ने बोला कि जी पहुँचो पिंडी, वो चप्पल पहन के पहुँच जाएगा, 3 दिन बैठ के देगा. लेफ्टिस्ट जो है वो ड्राइंग रूम से बाहर नहीं निकलेगा अब आजकल. लेकिन मैंने वो दौर देखा है जब लेफ्टिस्ट जो थे हमारे मुल्क के बिल्कुल उसी जुनून के साथ काम करते थे जिस तरह आजकल के सो कॉल्ड राइटिस्ट्स करते हैं. कनाडा चले गए, कनाडा कोई बिल्कुल सॉफ्ट हो गए, कोई मेरी तरह कोई सूफी हो गया तो कोई एनजीओ में चला गया, तो कोई जर्नलिस्ट बन गया, तो किसी ने खुद अपना कोई बिजनेस शुरू कर दिया कि चलो फिर यही सही. तो इसलिए बिकॉज वो आइडियोलॉजी कच्ची पड़ गई ना, जो उनकी आइडियोलॉजी थी, दे सॉ कि यार इसमें अब कमी है, इट डज नॉट डिफाइन द वर्ल्ड वेल इनफ फॉर अस, वी नीड टू वर्क ऑन इट. आई थिंक दैट इज स्टिल अ वर्क इन प्रोग्रेस. और क्योंकि वो अब एक उस तरह का नहीं रहा कि बस अब हमें पता है कि यही होगा, जो कि शायद बुरी बात भी नहीं है. आई थिंक कि ज़रूरी नहीं है कि आप जानिसार हों, और ठीक है, जाहिर है पॉलिटिकल चेंज के लिए आपको जियाले चाहिए होते हैं, लेकिन मेरा ख्याल में वी नीड टू मे बी थिंक अबाउट थिंग्स ऑन अ डीपर लेवल. कोई हर्ज नहीं. डू यू थिंक obviously we don't live in their times, thankfully. State controlled PTV is the only tube that you have, and now we have social media and we have some sort of democracy, at least we have the forums, we have a lot of people are talking about these new ideas. Do you think in the longer run, say like अभी की जो पौध है जिसने the worst of ये निज़ाम तो देख लिया, and now they're talking and they're like, yeah, I can't have children, I can't be raising children in this society, so something needs to be done, and they're talking. So do you think social media can play some sort of role in the years to come? यार आई एम मतलब social media will play some sort of a role and is playing some sort of a role. What that role exactly is, I'm not sure. क्योंकि सोशल मीडिया में दो चीज़ें नज़र आती हैं. एक तरफ तो ये कि हर चीज़ की रसाई इतनी आसान हो गई. मैं दुनिया में कोई भी न्यूज़ चाहूँ, किसी की चीज़, कोई साइंटिफिक आर्टिकल हो जाए, कोई म्यूज़िक गाना हो जाए, तो पहले तो जी जाके हम वो इस्लामाबाद में ऑफ बीट में जाके कैसेट्स जो है वो कॉपी कराते थे. तो अब तो आप बस क्लिक करो और इट्स देयर इन योर एट योर फिंगर टिप्स. लेकिन अब ज़्यादातर लोग इसमें दे आर लॉस्ट इन दिस सी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज. इससे हमने नेविगेट कैसे करना है वो अभी तक हम सीख रहे हैं. दूसरी तरफ ये हो रहा है कि ये जो सोशल मीडिया साइट्स हैं हमारी, लाइक ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इसमें यह है कि इसमें बहुत ज़्यादा वो कॉन्फर्मेशन बायस जिसको कहते हैं वो हो रही है. यानी कि मैं उन्हीं तरह के लोगों को फॉलो करता हूँ और दोस्तियाँ बनाता हूँ जो मेरी तरह सोचते हैं. एको चैम्बर्स हैं. जो लोग मेरी तरह नहीं सोचते, जो बिल्कुल एक ऑपोजिट सोच रखते हैं, वो दिखते ही नहीं है, क्योंकि मैं उनको अनफ्रेंड कर देता हूँ या अनफॉलो कर देता हूँ या ब्लॉक कर देता हूँ.
कोई हाँ, या एल्गोरिदम इतना स्मार्ट है वो आपको वो लोग दिखाता एल्गोरिदम ही भी नहीं है। दूसरी तरफ इतना स्मार्ट है, कोई कहता है अच्छा ये चाहिए आपको, चलो हम आपको ये देते हैं ताकि आप ज़्यादा इस्तेमाल करो, ताकि हमारे पैसे ज़्यादा बने, वो भी साथ साथ चल रहा है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि बहुत सारे आजकल दुनिया में जो मसाइल भी हैं, स्पेशली विद दिस होल पॉपुलिस्ट मूवमेंट ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें वो डोनाल्ड ट्रंप भी एक उसको नुमाइंदगी कर रहा है, मोदी भी उसकी नुमाइंदगी कर रहा है, बिल्कुल। वो ब्राज़ील में बोल्सोनारो था, अभी शुक्र है हार गया है, और हमने अपने मुल्क में भी उसको एक शक्ल उसकी देखी पॉपुलिज्म की। I think this populism it's no coincidence that all populist leaders are masters at using social media. Yeah. I think the reason behind They've this cracked is the code. Yeah, I think the reason is because they are a product of social media. It's very easy with that type of rhetoric to create followers. क्योंकि अब तो हम पोस्ट ट्रूथ एरा में रहते हैं ना। पहले होता था कि भाई ये सही न्यूज़ है, ये गलत न्यूज़ है। अब 100 न्यूज़ है, अब 100 न्यूज़ है, अब ढूंढ आप लो ढूंढ उसमें। लें जी। हाँ। सो अब ये कि हमने एक ऐसी चीज़ ईजाद कर ली है जिसको अभी तक हमने इस्तेमाल करना नहीं सीखा, और हमने अभी तक उसके फायदे तो एंजॉय कर रहे हैं, बट इसके क्या नुकसान आते हैं उनको आपको नहीं देख रहे। अगले 10-15 साल में नजर आना शुरू हो जाएंगे। देखें, सबसे बड़ी बात तो ये कि दोबारा वो उसी ग्लोबल कैपिटलिज्म की बात आ गई कि अब अगर कोई आप कुछ चेंजेस, मैं और आप, या मैं और आप नहीं बल्कि समझ लें मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानीज, इफ़ वी वांट सम चेंज इन फेसबुक एंड वी कन्विंस आवर गवर्नमेंट, हमारे नुमाइंदे कहें कि हाँ यार ये फेसबुक की कुछ रेगुलेशंस हम चाहते हैं पाकिस्तान में, वो कहेंगे अच्छा हम बंदी कर देते हैं फेसबुक। हम कहेंगे नहीं 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 नहीं, खुदा का, हम तो अब सारी चीज़ें अब हमारी जुड़ी हुई हैं, हमारे बिजनेसेस जुड़े हुए हैं, हम उसके बगैर तो रह नहीं सकते। सो अगेन फेसबुक ओन्स मोर पावर देन द पाकिस्तानी स्टेट डज। तो अब ये तो पूरी दुनिया में मसला हो रहा है कि कुछ लोग रेगुलेशंस, जर्मनी ने बड़ी कोशिशें की हैं और कुछ कामयाब भी हुई हैं। हाउ डू यू क्रिएट रेगुलेशंस ऑन अ मल्टीनेशनल कंपनी, जो कि आप एक छोटे से मुल्क में रेगुलेशंस उनके ऊपर लागू करोगे तो इकोनॉमिक नुकसान आप ही का होगा। तो हाउ डू यू कंट्रोल दिस बीस्ट? दिस इज अलमिया। इनफैक्ट इसमें रेगुलेशन की जहाँ आपने बात की, एप्पल को काफ़ी रेगुलेट किया यूरोप ने। हाँ, कि एक ही जैसे चार्जर बनेंगे। हाँ, लाइक यू कांट कीप चेंजिंग, उसकी पेन कभी पतली पेन आ रही है, कभी मोटी आ रही है, कभी सी आ रही है, बिकॉज उनको हर साल नया बेचना होता है। बिल्कुल, हम तो पूछते ही नहीं ना इस बार में, हम तो कहते हैं अच्छा जी चलो नया आ रहा है, नया आ रहा है। वो नया इसलिए आ रहा है क्योंकि वो आपको चाह रहे हैं कि आप खरीदते रहें, वो कंज्यूमर कल्चर। वो तो बल्कि सॉफ्टवेयर अपडेट भी जब देते हैं तो आपका फ़ोन फ़ौरन डाउन हो जाता है। दे वर्क ऑन व्हाट्स इट कॉल्ड, प्लान्ड ऑब्सोलेंस। प्लान्ड ऑब्सोलेंस। तो उसमें वो चीज़ें बनाई ही ऐसी जाती हैं कि वो जल्दी ख़राब हो जाए। फॉर एग्जांपल, व्हेन यू आर ग्रोइंग अप, आपके घर में प्रॉब्ली केल्विनेटर का फ्रिज होगा, जनरल का एसी होगा, या नेशनल का टीवी होगा जो 20 साल चला होगा, मगर आज के टीवी 2 साल नहीं निकाल पाते, राइट? बिल्कुल। और एसी 6 महीने नहीं निकाल पाते। पुराने टीवी को तो आप यूं थप्पड़ मार देते, थप्पड़ मारो, हमने तो बड़े थप्पड़ मारे। तो या मैं पिटता था या टीवी पिटता था, राइट? बिल्कुल। तो वो अब जो है वो बाकायदा चीज़ें ऐसी बनाते हैं इतनी नाजुक कि वो ज़्यादा चल ही ना पाए, सो दैट यू कीप बाइंग न्यू एंड न्यू। मगर इसके फिर एनवायरमेंटल हैजर्ड्स अपनी जगह है। अब देखें, दैट्स व्हाई आई थिंक एनवायरनमेंट पे दोबारा बात जहाँ से शुरू हुई थी कि हमने ये ड्रामा कर रहे हैं ऑन द एनवायरनमेंट, दरिया की बेटी, एनवायरनमेंट पे दोबारा बात आ गई। आई थिंक कि एनवायरनमेंट जो आजकल चेंज हो रहा है और हम सबकी आंखों के सामने हो रहा है, अब तो कोई उसको डिनाई भी नहीं कर सकते यार। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि इफ़ दिस डज नॉट फोर्स अस टू कम टू सम सॉर्ट ऑफ अ बेटर वे ऑफ गवर्निंग द वर्ल्ड, तो फिर हम ख़त्म कर देंगे अपने आप को। कुछ डिनायर्स जो हैं क्लाइमेट के, वो ये कहते हैं कि ये इस तरह के पीक्स अप एंड डाउन टेम्परेचर में थ्रू आउट द पीरियड आते रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है, ये एक साइकिल। चलो अगर इसको मान लेते हैं फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट कि अगर ये हम कोई इस तरह की वो एक पीक में है या एक डिप्रेशन में है जो कि सिक्लिकल आती है, लेकिन ये एक ऐसी पीक या डिप्रेशन है जिसमें पूरी इंसानियत वाइप आउट हो सकती है बाबा। और अगर हमारे इख्तियार में कुछ है इसको अवर्ट करने के लिए तो क्यों ना करें। ये कह देना कि ये तो आती हैं काफ़ी नहीं है। अगर हमारे पास कुछ इख्तियार है करने का, हमें पता है कि अगर हम पानी को ना ज़ाया करें, फॉसल फ्यूल्स को ना इस तरह इस्तेमाल करें, इस कंज्यूमर कल्चर से अगर हम निकल पाएँ
और अगर हम दरख्त उगाएं और अपना खाना खुद उगाएं, पर्मा कल्चर की तरफ जाएं। पर्मा कल्चर एक बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, उसकी तरफ जाएं। हमें पता है कि इन चीज़ों से वो क्लाइमेट चेंज पे असर पड़ेगा। अब वो पूरी तरह उसको रोकेगी नहीं, पता नहीं, लेकिन असर तो होगा और हम अपने आप को बचा पाएंगे काफ़ी हद तक, तो क्यों ना करें। हाँ, डू यू नो पर्मा कल्चर? नहीं, नॉट एज मच यार, पर्मा कल्चर वो कहते हैं, परमानेंट कल्चर से लफ्ज़ निकला। एंड इफ़ यू गूगल पर्मा कल्चर, ऐसी ऐसी चीज़ें मिलती हैं कि वो मतलब दिल खुश हो जाता है। पर्मा कल्चर इज़ अ फिलॉसफी, परमानेंट कल्चर, जिसको सस्टेनेबल कल्चर कहते हैं। वो कहते हैं नहीं, परमानेंट कल्चर। वो कहता है कि यार कुदरती निज़ाम में ना हर चीज़ बैलेंस में रहती है। कुदरती निज़ाम में कोई वायरस, कोई क्या अगर आ भी जाए तो कोई और दूसरी चीज़ आके उसको ख़त्म कर देती है। अगर कोई एक जानवर दूसरे जानवर को तबाह करना शुरू कर दे तो कोई तीसरा जानवर आके उस जानवर को ख़त्म कर देता है, और वो सारी चीज़ें एक दूसरे को बैलेंस आउट, मुस्तकिल। इंसान जो है उस कहानी से किसी तरह बाहर निकल आया है। तो अब फूड चेन में नहीं रहा। अब हाँ, वी स्टार्टेड कंट्रोलिंग एवरीथिंग एंड वी आर नॉट, एंड देयर इज, अब कहीं अगर कोई कोविड की अब कोई म्यूटेटेड फॉर्म आके हमें ख़त्म कर ले तो फिर वो दोबारा कुदरत का निज़ाम, फिर हम कहेंगे शुक्र है या अल्लाह ताला कि हम कुदरत के निज़ाम में हैं। लेकिन नहीं, अल्लाह सबको बचाए। लेकिन ये कि तो अब हम हाउ कैन वी गेट बैक इनटू दिस सिस्टम। तो पर्मा कल्चर ये कहता है कि हम क्यों ना हम उन कुदरती सिस्टम्स को रेप्लिकेट करें और हम दोबारा ऐसे सिस्टम्स बनाएं जो कि सस्टेनेबल हों, और उसमें हम अपनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स का भरपूर इस्तेमाल करें जहाँ करने की ज़रूरत है, बट नॉट वेस्टफुली, एंड नथिंग शुड बी वेस्टेड, एवरीथिंग शुड बी सिक्लिकल। तो इस पे वो मैंने इस पे एक गाना भी एक बनाया था, उसकी वो एक मैं अभी वो गा के तो नहीं सुनाऊंगा, लेकिन मैं उसको अगर तैतुल लफ्ज़ आपको सिखा दूँ, वो इसी कॉन्सेप्ट के बारे में। और इट्स ऑल अबाउट स्टार्ट्स बाय प्रिजर्विंग वाटर एंड बाय कलेक्टिंग वाटर। तो गाने का नाम है कतरा कतरा। तो लिखा है कि कतरा कतरा जमा हुआ, मट्टी हुई तैयार, अब सोग मनाना बंद करो और बीज लगाओ यार, जो काश्त करेगा वही मालिक, बाकी सब बेकार, तुम अपने हाथ की मेहनत से कब तक रहोगे पार। बीज से एक बूटा निकला, जड़ें उसकी मजबूत, उसकी मीठी छाँव में रल बसी मखलूक, लकड़ी भी वो देता है और तरह तरह के फल, बादल भी खिंच आएंगे आज नहीं तो कल, बहता जीवन बहता पानी इसमें सबकी खैर, बाग बना दो इस दुनिया में कर लो उसकी सैर, जितने अलग अलग दरख्त हों उतना इसका जोर, मंगल जब जंगल में होगा तब नाचेगा मोर, कूड़ा कचरा फेंकोगे तो बन जाएगा भूत, एक दिन वापस आके वो खोलेगा सारे झूठ, संभालो भी और बांटो भी फिर चलेगी बात, नायब हो तुम इस दुनिया में उस माली के हाथ, कतरा कतरा जमा किया है पी लो सारे लोग, हर एक का है हिस्सा इसमें ना लालच की रोक। वेरी नाइस, सो नाइस। सी कॉम्पोजिशन सुनने वाली होगी। ठीक है। नज़म बेहतर है। ज़बरदस्त। अच्छा, व्हाट डू यू से अबाउट जिस तरह पाकिस्तान में डिफॉरेस्टेशन हो रही है? इनफैक्ट मेरा एक दोस्त है, वो बड़ा बहुत सेंसिटिव है इन मामलात में, और वो रात को निकल जाता है और वो कई कई जगह अक्सर वीडियो भी बनाता है कि यहाँ पे जितने तंदूर चल रहे हैं कराची में, गैस तो आ नहीं रही, तो ये जितने भी पुराने दरख्त हैं वो उनको काटते हैं रात को और उनकी लकड़ियाँ सप्लाई करते हैं और तंदूरों में बिकती हैं, और ये करते 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 ये हमें खा जाएगा। और राइजिंग टेम्परेचर आपके सामने है कराची का भी। बट इस पर कोई और ये शहर में हो रहा है जहाँ पे इतनी पुलिसिंग भी है, सर्वेलेंस भी है, चेक एंड बैलेंसेस भी हैं। फॉरगेट अबाउट केपी के बड़े बड़े जंगलात जो कि गायब हो रहे हैं, या फिर एबटाबाद में अगर हाउसिंग स्कीम्स बन रही हैं, फ्लैट आउट कर रहे हैं। फिर जब हमारा एटीट्यूड इस तरह का होगा तो फिर हाउ डू यू। यार मेरा ख्याल में कि अगर कोई बंदे जिसको कोई गैस नहीं आ रही तंदूर में, तो वो लकड़ी काट के इस्तेमाल कर रहा है, क्यों ना करे, उसको रोटी तो चाहिए उसको भाई। अगर वो या तो घर की रोटी घर में, या कोई अगर कोई उसने धंधा भी शुरू किया हुआ है तो वो बेचारा अपना कारोबार ही कर रहा है, उसको चाहिए, उसने अपना चूल्हा जलाना है, उसका हक है कि उसका चूल्हा जले। अब अगर रियासत उसका वो हक नहीं दे रही तो वो फिर किसी तरीके से तो उसको चलाना है चूल्हा।
तो इसका हल जो है वो पुलिसिंग में नहीं है, इसका हल उन कुछ रिफॉर्म्स में है कि प्लानिंग में है कि उस तक गैस किस तरह पहुंचाई जाए या कोई ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ एनर्जी किस तरह पहुंचाई जाए कि वो लकड़ी काटने की ज़रूरत ही ना हो उसकी। और अब हमें पता चल गया है कि भाई ये लकड़ी काटने के नुकसानात जो हैं, वो लकड़ी जो है वो किस हद तक हमारी फ़िज़ा को साफ़ रखता है, कार्बन फुटप्रिंट को कम करता है, उससे बाकी जानवर, परिंदे, इंसेक्ट्स आके किस तरह बस जाते हैं, जो कि दोबारा वो एक कुदरत का निज़ाम वहाँ पे खुद ब खुद शुरू हो जाता है, तो वो एक हीलिंग का प्रोसेस खुद ब खुद शुरू हो जाता है। तो अब तो ये सब के सामने ये चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन वो जो लोग ये कहते हैं ना कि यार तुम थोड़ा पानी कम इस्तेमाल कर लो तो मामले हल हो जाएंगे, या तुम अपना कचरा ना फेंको तो मामले हल हो जाएंगे। सही बात है, ज़ाहिर है हमें पानी कम इस्तेमाल करना चाहिए। हमें इस कंज्यूमर कल्चर ने बहुत ज़्यादा इररिस्पॉन्सिबल और वेस्टफुल बना दिया है। हमें चीज़ों को संभालना चाहिए यार, जिस तरह पहले संभाला करते थे, और कचरा भी नहीं फेंकना चाहिए, सफाई निस्फ ईमान वो रखना चाहिए। लेकिन असल मामले दुनिया के जो हैं वो इन इंडिविजुअल्स की वजह से नहीं है, असल मामले उन कॉरपोरेशंस की वजह से हैं जो कि इंडस्ट्रियल लेवल पे पोल्यूशंस करते हैं, जो कि इंडस्ट्रियल लेवल पे डिफॉरेस्टेशन करते हैं। एक बंदा अगर वो दरख्त को काट के अपना घर बना रहा है या उससे चूल्हा जला रहा है, उससे उतना नुकसान नहीं हो रहा जितना एक पूरी कॉरपोरेशन आके उस पूरे जंगलात को कटाई करके साफ़ कर रही है ताकि अपने प्रॉफिट्स बनाए, या पानी गंदा कर रही है, पानी गंदा कर रही है, जो बिल्कुल। तो ये जो एक दुनिया के निज़ाम में है ना लालच, उस सिस्टम में इनग्रेन्ड है। यानी कि निज़ाम ये, और वो इसके पीछे कोई ईवल लोग नहीं बैठे, कोई इसमें वो कोई इल्यूमिनाटी नहीं बैठे इसके पीछे। मेरे आप जैसे इंसान ही हैं। अब मतलब ज़्यादातर जो ये कॉर्पोरेशंस हैं उनकी बोर्ड्स में अब तो इंडिविजुअल्स भी नहीं होते, उनके बोर्ड में जो बंदा बैठा होता है वो एक पूरे किसी हेज फंड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, पूरे एक इन्वेस्टमेंट कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और वो जो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है वो अगर हर साल इतने प्रॉफिट्स ना कमाए, वो उसको रिप्लेस कर देते हैं, चाहे उसकी तनख्वाह 50 लाख 10 लाख क्यों ना हो, उसको भी वो रिप्लेस कर देते हैं। तो उसको जो है वो बनाना पड़ता है प्रॉफिट। और अगर कोई बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में बैठ के कहे नहीं यार अब हमारे पास काफ़ी है, तो वो उसको भी रिप्लेस कर देंगे, वो सिस्टम उसको रिप्लेस कर देगा। सो ये एक सिस्टम की बुनियाद ही ये है कि आपने बस ग्रो करना है, सस्टेन करने की बात ही नहीं है। मतलब व्हाई इज अ कंपनी सक्सेसफुल इफ इट इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग बट द पीपल हु वर्क इन दैट कंपनी आर नॉट ग्रोइंग। अगर उसमें चपरासी वहीं का वहीं खड़ा है और उसके जो ऊपर टॉप टियर की मैनेजमेंट है वो अमीर से अमीर तर होती जा रही है, तो फिर ये किस तरह का जस्टिस है? ट्रू। आपने भी बात की कॉर्पोरेशंस की कि वो इंडिविजुअल एक्ट से इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। आज ही मैं एक देख रहा था वीडियो, इट वाज अबाउट इलॉन मस्क, कि एक तरफ वो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बना रहा है ताकि फॉसिल फ्यूल कम हो, ये हो, दूसरी तरफ वो अपने प्राइवेट जेट के उसकी पूरी मैपिंग की हुई थी जनवरी 1 से लेके अभी तक की, जिसमें वो तकरीबन 12 दुनिया के चक्कर लग सकते हैं जितनी उसने ट्रैवलिंग की है। किसी ने पूरा उसमें वो किया ना, फॉलो इलॉन मस्क का वो पूरा, कि वो कितनी बार यूरोप गया, फिर सैन फ्रांसिस्को से टेक्सास कितनी बार जा रहा है, इधर कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है, कनाडा जा रहा है। तो लाइक डजंट मेक सेंस। और या फिर ये कि जैसे कि आप देखते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो गया, ये इस तरह के इवेंट्स हो गए जहाँ पे आप बात करें सस्टेनेबिलिटी के लिए, सब अपने प्राइवेट जेट्स में आते हैं स्विट्जरलैंड में। तो लाइक यू आर डिफीटिंग द पर्पस राइट देयर। या इट्स कॉल्ड ग्रीन वॉशिंग। हाँ, कि वो मतलब आप धंधा वही चल रहा है, ऊपर से आपने जो है वो उसको सफाई करके आपने कहा कि ये देखो जी साफ सुथरा हो गया, अंदर से द रॉट इज स्टिल देयर, अंदर से अभी तक वो। तो ये ग्रीन वॉशिंग से मामला नहीं चलेगा। आई थिंक कि बुनियादी तौर पे ना ये हमें पूरी अपनी तरजीहात को ज़रा दोबारा नज़र डालने की ज़रूरत है। और वो किस तरह आप बदलेंगे, वो मेरा ख्याल में कि वो हम कल्चर के थ्रू बदलेंगे। वी हैव टू डेवलप अ न्यू कल्चर अक्रॉस द वर्ल्ड यूजिंग आवर ओन इंडिजिनस कल्चरल एक्सपीरियंसेस, चाहे वो इस्लाम से आए हुए हों या हिंदुज़म से आए हुए हों या पंजाबी में हो या सिंधी में हो। यूजिंग आवर ओन एक्सपीरियंसेस वी नीड टू क्रिएट अ न्यू कल्चर फॉर ह्यूमन बींग्स, जिसमें only profit is not the only thing which a person needs to aspire to.
अब मतलब हमें भी याद है एक दौर था कि लोग जो है वो यूनिवर्सिटी जाके फ़िलासफ़ी सीखते थे, मैंने पढ़ी, लिटरेचर सीखते थे, सोशल साइंसेज में जाते थे। अब हमारे यहाँ तो कोई बंदा कहता है नहीं मैं सिर्फ कोई ऐसी चीज़ पढ़ूँ जिससे जल्द अज जल्द पैसे आएँ, रिटर्न है फॉर, और वो उसकी गलती भी नहीं है क्योंकि माशरा भी इस तरह है कि यार आपको कमाने हैं वरना आप तो सर्वाइवल भी नहीं होती आजकल के ज़माने में, बिल्कुल ऐसे। तो वो कोई चॉइस भी नहीं है। तो इन मामलों में हाउ डू वी ऑन द वन हैंड मेक दोज चेंजेस which can only come about through a change of culture. So it's a catch-22 type of situation. आपने सस्टेनेबिलिटी की बात की, इट रिमाइंडेड मी ऑफ दिस डॉक्यूमेंट्री ज़ाइटगाइस्ट दैट आई सॉ लाइक 15 साल पहले। इसके 3 पार्ट्स हैं, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, यू नो, रिलीजन, द सिमिलैरिटीज एंड ऑल द स्टोरीज, अब्राहमिक रिलीजन्स या ग्रीक रिलीजन में मिथोलॉजी वगैरह वगैरह। इसका जो दूसरा पार्ट है, इट्स अबाउट 9/11 and then moving forward how certain companies own the world, Rothschild, Goldsmiths वगैरह वगैरह इस तरह करके। उसमें Goldman Sachs, not Goldsmiths, उसमें एक फ्यूचरिस्ट थे, he just recently passed away at the age of 101, Jacques Fresco। उन्होंने अभी से नहीं, he's been टॉकिंग अबाउट दिस फ्यूचरिस्टिक सोसाइटी जो कि उन्होंने खुद डिज़ाइन किया, बिकॉज ही वाज आल्सो एन आर्किटेक्चर एंड बेसिकली वाज अ डिज़ाइनर। तो उन्होंने एक फ्यूचर की एक सोसाइटी बनाई है ऑन पेपर, इन विच देयर इज़ गोइंग टू बी नो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। उसमें ये हो सकता है कि फॉर एग्जांपल हर गाड़ी के बम्पर पे मैग्नेट्स ऑफ द सेम पोल, सो दे नेवर कोलाइड, दे नेवर कोलाइड, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। हॉस्पिटल्स के ANR और मतलब जो आपका इमरजेंसी रूम है उसमें कम लोग आएंगे, मोच वोच आ जाएगी किसी को तो वो आएगा, ये आपने डिमिनिश कर दिया। आपकी इंश्योरेंस इंडस्ट्री बंद हो गई, आपकी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जो है यूनिफाइड, एक ही जैसी गाड़ियाँ आ रही है, यू डोंट नीड डिफरेंट शेप्स ऑफ कार्स। तो ही टॉक्स अबाउट दिस सोसाइटी जहाँ पे पीपल will collaborate with each other and will just do art. और फिर अभी AI के बारे में भी यही कहा जाता है कि it's going to slowly take over most of the roles that we do, and then human beings will just be focusing on art and music and poetry and इट्स अ ब्यूटीफुल थॉट एंड आई थिंक ऐसी चीज़ें सोचनी चाहिए हमें, बिल्कुल। उसके मतलब वो दूसरी डाउन साइड भी सोचना चाहिए कि सपोजिंग इट गोज रॉन्ग, आई रोबोट या यू नो टर्मिनेटर, यू नो, रोबोट्स टेकिंग ओवर द वर्ल्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेइंग ओके वी डोंट नीड यू एनी मोर, हम तो सारी चीज़ें अगर वो हम ही कर रहे हैं, आपने हमें ही प्रोग्राम कर दिया है कि सारी चीज़ें चलाएं, तो फिर आपकी क्या ज़रूरत रह गई। ये भी एक बात है, लेकिन आई थिंक वी डेफिनेटली नीड टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। और अब आजकल की देखें, आजकल के जो हमारे तजुर्बात हैं वो अब हम हमारे अब अपने आबा और अजदाद से, हम के ज़माने में तो इंटरनेट नहीं था, टेलीफोन मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे, इस तरह दुनिया जुड़ी हुई नहीं थी जिस तरह आज जुड़ी हुई है। सो ऑब्वियसली द सॉल्यूशंस डोंट लाई इन द पास्ट. Certain ethical values can be found in the past, I think, which we need to reconnect with. Ethical values, but not practical solutions. Practical solutions we have to come up with ourselves. और इसके लिए ज़रूरी है कि हम लोगों को सिर्फ पैसे कमाना ना सिखाएं, या अच्छे वर्कर्स बनना या अच्छे कंज्यूमर्स बनना ना सिखाएं, बल्कि हम लोगों को सोचना सिखाएं। और अब यहाँ पे तो अब हमें पता ही है कि पाकिस्तान में इस पे तो अभी अनफॉर्चुनेटली कोई काम ही नहीं हो रहा। हमारा इतनी बड़ी पॉपुलेशन, दुनिया के 5वें नंबर पे हैं हम, एंड हाफ आवर चिल्ड्रन ऑफ पाकिस्तान आर आउट ऑफ स्कूल। सो हाउ कैन वी देन थिंक अबाउट द फ्यूचर? तो हाँ, आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस आर रिक्वायर्ड। अब ये कि उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? अब मसलन एक कोका कोला है, कोका कोला जी, कोक क्या नाम है, कोक स्टूडियो कोक स्टूडियो भी करता है, विच इज़ अ ग्रेट प्रोजेक्ट इन माई ओपिनियन, एंड कोका कोला स्पेंड्स मनी ऑन मैनी ग्रेट प्रोजेक्ट्स, बट एट द एंड ऑफ द डे they make their profits by selling a product which they know is harmful for children and harmful for adults. It has way too much sugar in it.
तो कर कर आके वो फिर भी एक ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं जिससे हमें पता है कि नुकसान है, लेकिन हम फिर भी खरीदते जा रहे हैं और वो फिर भी बेचते जा रहे हैं। हम इस साइकिल से कैसे निकलें? How do you see the political spectrum of Pakistan and where it's headed? Are we becoming the next North Korea? यार, आई हैव मोर होप देन दैट इन माई फॉर माई कंट्री। पता नहीं क्या बात है, हमारे आम लोग जो है ना, दैट्स व्हाट ऑलवेज गिव्स मी होप। जनरली हमारे आम लोग जो हैं वो बड़े प्यारे हैं और मासूम हैं और अच्छे हैं यार। मतलब मैं दुनिया भर मैंने घूमी है और मुझे तो क्रोएशिया भी, मुझे बहुत वहाँ पे भी बड़े प्यारे लोग लगते हैं। लेकिन ये कि हमारे, आप कहीं भी चले जाओ ना पाकिस्तान में, देहात में, और मतलब आप लोग आपकी मदद करेंगे। मेहमान नवाजी जो है, हर कोई कहेगा यार खाना खाया है, रोटी शोटी खाई है, नहीं खाई। ये जो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमारे कल्चर में मौजूद हैं, कल्चर्स में मौजूद हैं, हमारी धरती में हैं, एंड यही चीज़ें हमें बचाएंगी मुझे लगता है। और ये जो हमारी एक डिवीज़न आ गई है माशरे में कि घरों के अंदर जंगें शुरू हो गई हैं कि आप यूथी हैं या पटवारी हैं, और आप हमारे सारे ओकेजन्स खराब कर दिए। शादियों में लोग ये बातें कर रहे होते हैं, हर जगह पापा। हाँ, ईद पे लोग ये बातें कर रहे होते हैं। यार मैं आपको क्या बताऊं, मैं खुद ये बातें कर रहा होता हूँ और मैं रातों को बैठ के इसी तरह के वीडियोस देख रहा होता हूँ और टॉक्स देख रहा होता हूँ और सोच रहा होता हूँ कि यार बातें तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं ये, लेकिन मैं क्यों बार बार वही बातें सुन रहा हूँ। मैं अभी पिछले साल यूके गया था, वहाँ पे मैंने कहा नहीं, मैंने पाकिस्तान ट्विटर नहीं फॉलो करना। वहाँ का उसने मुझे चॉइस दी कि आप यूके ट्विटर फॉलो करोगे, मैंने कहा हाँ। और मैंने कोई 20-25 दिनों तक पाकिस्तान की कोई ख़बर मैंने नहीं सुनी, ना फॉलो किया किसी चीज़ को। और पहले 3-4 दिनों तक तो मुझे कोई विड्रॉल सिम्टम्स हो रहे थे, शुगर नहीं मिल शुगर, हाँ, कि यार वो कि ये क्या करूं, टेंशन नहीं आ रही, टेंशन। लेकिन उसके बाद जब मुझे सुकून आना शुरू हुआ और मैंने कहा यार ये तो बड़ा ज़बरदस्त एक सुकून आ गया है ज़िंदगी में। और जब मैं वापस आया पाकिस्तान और मैं देखा कि कुछ नहीं बदला, चीज़ें वहीं की वहीं खड़ी हैं। मुझे रियल टाइम में न्यूज़ लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये भी एक मेरा एक फिक्स बन गया है, बिकॉज इट्स डैम एंटरटेनिंग। इससे बड़ा तो ड्रामा है ही नहीं भाई, एंड एवरीथिंग इज़ एट स्टेक। और एक हीरो और एक विलन, और ये मतलब पूरी एक आपको इस पे लगाया हुआ है। किसने लगाया हुआ है? हम खुद ही लगे हुए। तो मतलब मैं तो समझता हूँ कि इस what will ultimately happen, because it's the only thing that can happen, या तो फिर वरना फिर हम भी अफ़गानिस्तान या कोई सीरिया या इराक बन जाएंगे। वो मेरा नहीं ख्याल कि शायद पाकिस्तान में होगा, वो शायद इंटरनेशनल पावर्स के इंटरेस्ट में भी ना हो, और अगर किसी एक पावर के इंटरेस्ट में हो तो दूसरे पावर के इंटरेस्ट में नहीं होगा। आई थिंक इट्स गुड दैट द वर्ल्ड इज़ मूविंग टूवर्ड्स अ मल्टीपोलर रियलिटी। इसमें मेरा ख्याल में होगा ये कि कर करा के जो देखें, हमारी जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो पीटीआई, नून लीग और पीपल्स पार्टी, अब वो चाहे जो भी आप इनके बारे में समझें, इनकी एक अपनी इलेक्टोरेट है, और ये तीनों पार्टीज़ एक साइजेबल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती हैं। सो आई थिंक दे ऑल्सो नीड टू रियलाइज दैट, एंड दे नीड टू कम टू द नेगोशिएटिंग टेबल। मेरा ख्याल में कि जब तक ये पॉलिटिकल पार्टीज़ किसी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे नहीं बैठ के कहेंगी कि यार ठीक है, आओ हम कुछ बुनियादी चीज़ों पे मान जाते हैं। एक एजुकेशन पॉलिसी बना लें, अगले 25 साल कोई नहीं छेड़ेगा, विद द कंसेंसस ऑफ एवरी पार्टी। Yes, but that can happen, that should happen. It can happen many ways, but it should happen through parliament, I think. I think what we need to do is we need to हम फ़ौरन ही जो ना एक चीज़ नहीं चलती तो हम कहते हैं कि यार ये है ही ख़राब, हालांकि उसको चलाया नहीं है। डेमोक्रेसी इज़ अ वर्क इन प्रोग्रेस। हमने देख लिया कि अमेरिका में भी कोई ख़ास डेमोक्रेसी नहीं है। आप जी डोनाल्ड ट्रंप को वोट दो या जो बाइडन को वोट दो, उन्होंने वही जंगें करनी है जाके, उन्होंने वही उस तरह अपना माल कमाना है। हमने देख लिया कोई ख़ास फ़ायदा तो होता नहीं है। सो उधर भी इट्स लाइक वेयर डू यू गो। लेकिन डेमोक्रेसी इज़ मोर देन जस्ट वोटिंग ड्यूरिंग इलेक्शंस फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी, इट्स कंसेंसस बिल्डिंग ऑन मैनी लेवल्स, और वो अमेरिका में मौजूद है। इसलिए लोग भाग भाग के यहाँ से वहाँ जाते हैं, क्योंकि उधर वो उस लेवल पे आपकी कंसेंसस बिल्डिंग, मशावरत से चीज़ें हो रही होती हैं, हमसे बेहतर हैं।
बट नॉट परफेक्ट। तो हमें जो है इस सिस्टम को हमें स्ट्रेंथन करना है। हम फ़ौरन कह देते हैं ये सिस्टम ही नाकिस है जी, एक बंदा हम तो लाठी की वो हैं, हम जब तक लाठी नहीं कोई चलाएगा हम सीधे नहीं होंगे। नहीं यार, लाठी चलाने से कोई आज तक सीधा नहीं हुआ। और अगर कोई बच्चा लाठी खा के सीधा हुआ है तो वो सिर्फ दिखावा है, अंदर से वो टेढ़ा का टेढ़ा ही है। Violence begets violence. Violence begets violence. So we have to work towards consensus building. And मैं समझता हूँ कि जिस तरह नून लीग को जब निकाला गया 2 दफ़ा और उनको भी समझ आई कि यार ये अब मामला कुछ अलग है जिस तरह हम सोच रहे थे, और पीपल्स पार्टी के भी तजुर्बे हुए और उन्होंने कर आके आपस में कुछ डील्स की कि यार चलो जब तुम पावर में होगे हम तुम्हारी टांगें नहीं खींचेंगे, जब हम इक़्तिदार में होंगे तुम हमें इक़्तिदार करने रहना, फिर इलेक्शन कराएंगे, फिर जो जीता जीता। नाउ PTI नीड्स टू कम इनटू दिस प्रोसेस. PTI needs to stop hoping for the establishment to come in from outside the political system and give them a hand up. They need to communicate with their political adversaries. And it's not easy क्योंकि अब तो इतनी गाली गलौज हो चुकी है, अब वो दूसरी साइड ने भी आपको गालियाँ देनी शुरू कर दी। अब वो गाली गलौज का इतना माहौल बन गया हमारा कि अब वो साथ एक कमरे में नहीं बैठ सकते। लेकिन यार आप नहीं बैठ सकते तो आवाम कैसे बैठ, हालांकि सॉरी ये मैंने कह दिया कि वो एक कमरे में नहीं बैठ सकते, वो बैठते हैं। मैंने कई इस्लामाबाद में तो आपको नज़र आता है ना, साथ वो जी जी कोसार मार्केट में साथ ही घूम रहे होते हैं। जी 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 मैंने देखा है इस तरह की पार्टीज़ में कि मैं रात को कोई टीवी प्रोग्राम है, वो एक दूसरे के गले पड़े हुए हैं कि एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं, एक दूसरे की बात सुनने तक तैयार नहीं, और रात को पार्टी में जाओ वो इकट्ठे बैठे हुए हैं जी, वो ड्रिंक्स पी रहे हैं, चल रहे हैं कि हाँ। तो ये भी चल रहा है ऐसे ही है। लेकिन मैंने सुना बड़े व्हाट्सएप ग्रुप्स भी हैं, लतीफ़े फॉरवर्ड होते हैं। जी 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 बिल्कुल ऐसा है। इस्लामाबाद में तो वो हमें नज़र आता है ना नज़दीक से, वो सारा वो तो पॉलिटिकल हमारी सामने वहाँ पे पॉलिटिकल एलीट बैठी होती है, आपस में सब कनेक्टेड होते हैं। सो इसका मतलब कि फिर यार हमें बना रहे हैं वो ऐसे ही है। तो मतलब आई थिंक दे नीड टू बिकम मोर मैच्योर एंड फ्रॉम ऑल साइड्स दे नीड टू ऑफर एन ऑलिव ब्रांच। इनको जो बुनियादी चीज़ें हैं वो क्या तय करनी है, एक तो ये तय करना है कि चलो जो माजी में हुआ वो हुआ, अब से कोई इंडिपेंडेंट बॉडी जो है वो करप्शन को इन्वेस्टिगेट करे, अब से कोई करप्शन नहीं होगी, चाहे वो PTI करे या नून लीग करे या पीपल्स पार्टी करे या कोई इंडिपेंडेंट करे या कोई फौजी करे या कोई जज करे। अब कोई ऐसी इंडिपेंडेंट बॉडी हो जो कि सारी गवर्नमेंट, देखें गवर्नमेंट के क्या एग्जीक्यूटिव ब्रांच होता है, एक अपना लेजिस्लेटिव ब्रांच होता है, जुडिशल ब्रांच होता है, इन तीनों पे चेक्स एंड बैलेंसेस रखने हैं। इन तीनों को सेपरेशन ऑफ पावर्स भी इसलिए होती हैं ताकि वो एक दूसरे पे भी नज़र रखें। ये एक मैं समझता हूँ बड़ा सोच समझ के हम इस निज़ाम तक पहुँचे हैं, लेकिन हमने इसको कभी चलने नहीं दिया, स्ट्रेंथन नहीं किया। अब दूसरी तरफ ये कि जो डेमोक्रेसी का लारा लगाती हैं पार्टीज़, वो लोकल बॉडीज़ इलेक्शंस कराने के लिए तैयार नहीं है। तो वो डेमोक्रेसी तो जाहिर है वो जब तक ग्रास रूट्स तक आप सर्व नहीं कर रहे हो आवाम को तो फिर क्या फ़ायदा। वो इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं वो इंटर पार्टी इलेक्शंस नहीं कराती हैं वो अपनी, तो फिर आप डेमोक्रेसी मुल्क में क्यों चाहते हो जब आप अपनी पार्टी में नहीं चाहते। सो एवरीवन हैज़ स्केलेटन्स इन देयर क्लोजेट एंड एवरीवन नीड्स टू क्लीन देयर एक्ट अप, एंड PTI more than anyone else today needs to realize that their past politics did not work and they need to start a new politics of consensus building. समझना चाहिए कि चाहे आप जरदारी या नवाज शरीफ के बारे में जो भी आपकी सोच हो, उनके पीछे एक पूरी आवाम है, तो आप उनसे, उस आवाम से आप मुखातिब हो, जब आप उस बंदे से मुखातिब हो तो आप उनसे निगोशिएट करो कि यार अच्छा चलो कुछ लेट्स क्रिएट सम बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस। जब एकदम से आपकी हुकूमत आती है आप सबसे पहले पुराने हुकूमत के प्रोग्राम्स को डिसकंटिन्यू कर देते हो, तो फिर तरक्की कैसे होगी। तो उसको ना छेड़ते हैं, लेट्स अग्री ऑन सम बेसिक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी एंड देन होल्ड इलेक्शंस, होल्ड इंटर पार्टी इलेक्शंस, होल्ड लोकल बॉडी इलेक्शंस एंड होल्ड जनरल बॉडी इलेक्शंस। एंड जो पार्लियामेंट, फिर लेट द पार्लियामेंट कम अप विद अ प्लान फॉर द इकोनॉमी, फॉर प्लान फॉर एजुकेशन। और अब जाहिर है इसमें अब वो एक हमारी एस्टेब्लिशमेंट भी जो है वो इतनी ताकतवर है, उसमें भी बुरे लोग तो नहीं बैठे, वो भी हम और आपसे ही हैं। और बल्कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट में तो वो शुरू में लैंडेड एलीट तो नहीं थी हमारी, वो तो मतलब मिडिल क्लास से ही लोग जाके भर्ती हुए थे फ़ौज में, और अब वो लखपति हो गए हैं
और अब हमें पता है कि हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के भी ऐसे इंटरेस्ट्स हैं और ऐसे बिजनेसेस हैं, वो कुछ लोगों का तो कहना है कि वो पता नहीं कितने 100 बिलियन या 200 बिलियन से भी ऊपर उनके अपने बिजनेसेस हैं, प्रॉपर्टी में, हर चीज़ में. दैट्स नॉट द जॉब ऑफ द आर्मी. और सिर्फ ये कहना कि नहीं जी आर्मी इस तरह अपने आप को सस्टेन करती है, यकीनन करती है, लेकिन यार फिर हाउ कैन यू एक्सपेक्ट सिविलियन इदारा टू कम्पीट अगर आपके इतने रिसोर्सेज और इतना पैसा अगर आपकी NLC के पास है, तो फिर आप पाकिस्तान रेलवेज से कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि वो कम्पीट करेगी उनके साथ? नहीं यार, फिर पहले रिसोर्सेज उधर आप मुख्तस करो, उनको आप थोड़ा सा रिफॉर्म करो, उन पे पैसा डालो, इन्वेस्ट करो, फिर इफ़ दे आर ऑन अ पार देन यू कैन लेट देम कम्पीट बिजनेस वाइज. तो ये चीज़ें तो हैं. And how do you see India? We're seeing so much economic boom or technological advancements, and then we see IITians making it big globally, and then obviously Bollywood playing a huge role. पिछले 30-40 साल में जो उन्होंने सॉफ्ट इमेज क्रिएट किया है. How do you see all of that? यार, as I said before कि I don't think this region can truly progress. India में भी हालांकि they are obviously economically progressing much faster than Pakistan. Bangladesh is progressing much faster than Pakistan. हम प्रोग्रेस तो कर ही नहीं रहे हैं, हम तो रिग्रेस हो रहे हैं. लेकिन उधर भी बड़ी गुर्बत है, उधर भी बड़ी नाइंसाफ़ियाँ हैं. और क्योंकि जब वो पार्टीशन हुआ तो उस वक्त जो मुसलमानों की जो एक एलीट थी और इंटेलेक्चुअल एलीट भी जो थी, वो बेशतर तो इंडिया छोड़ के पाकिस्तान आ गए थे, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान. पीछे गरीब मुसलमानों को छोड़ दिया, तो अब वो गरीब मुसलमान अपना वो ख्याल ही नहीं रखा, वो उनके साथ ज़्यादती और भी ज़्यादा बढ़ गई है. सो अब इन चीज़ों को किस तरह एड्रेस करना है, ये बहुत मुश्किल है. आई थिंक वी नीड टू क्रिएट मैनी मोर forums where we have representatives from all the SARC countries. मेरा ख्याल में SARC बहुत ब्यूटीफुल एक सोच थी, बहुत उसको हमें चलाना चाहिए. SARC इनिशिएट किसने की थी? Good question, good question. Yeah, everyone signed on to it. हर एक ने साइन किया हुआ है, लेकिन करता कोई कुछ नहीं है. और अगर कोई करता है तो दूसरा उसको फिर वो नहीं करने देता. मुझे नहीं पता इसकी तारीख कि हाउ इट केम अबाउट, बट इट वाज अ ग्रेट बिकॉज वी नीड. अब देखें, अपनी आप मुतालबे अपनी तरफ, और वो ज़रूर करते रहें. अगर हमें कोई नाइंसाफ़ी इंडिया में नज़र आती है तो क्यों ना हम दुनिया के सामने उठाएं उस बात को. और उनका भी हक़ है, अगर उनको पाकिस्तान में कोई नाइंसाफ़ी नज़र आती है, उनका भी हक़ है कि यार देखो ये पाकिस्तान में इस तरह नहीं होना चाहिए. लेकिन ट्रेड तो ना रुकना चाहिए. अब चाइना और इंडिया का ट्रेड भरपूर चल रहा है, डिस्पाइट लद्दाख, डिस्पाइट द बॉर्डर डिसएग्रीमेंट्स के, नहीं डिस्प्यूटेड टेरिटरी, लेकिन ट्रेड मुतासर नहीं हुआ. चाइना का ताइवान से ट्रेड चल रहा है, जी, बिल्कुल. तो हम किस दुनिया में रह रहे हैं? हम अपना ट्रेड क्यों नहीं शुरू कर सकते? सो आई थिंक व्हाट वी नीड टू वर्क ऑन इज दीज व्हाट आर कॉल्ड, क्या कहते हैं, पैरेलल सॉफ्ट डिप्लोमेसी, पैरेलल मेजर्स, ट्रैक टू मेथड्स, कि जब तक हमारी हुकूमतें इतनी मैच्योर ना हो जाएं कि इंसानों की तरह एक दूसरे से बात कर सकें और कुछ नतीजे तक पहुँचें कि आपने कश्मीर रेजोल्यूशन का क्या रिज़ॉल्व करना है और बॉर्डर्स को, डिस्प्यूट को किस तरह रिज़ॉल्व करना है. बट कम अज़ कम हमारी हुकूमतों को ये इजाज़त दे देनी चाहिए दोनों तरफ से कि हमारा ट्रेड खुल जाए और हमारी कल्चरल इंटरेक्शंस बढ़ जाएं, हमारी टूरिज़्म बढ़ जाए, हम लोग वहाँ जाके टूरिस्ट बने वो लोग. लेकिन जब तक हम एक दूसरे के अंदर घुसे रहते हैं कि नहीं इनको हमने सैबोटाज करना है, वो हमें करते हैं, हम उनको करते हैं, तो इस तरह तो किसी का फ़ायदा नहीं है. एंड आई थिंक कि नुकसान हमारा ज़्यादा है बिकॉज वी आर लेस डेवलप्ड दैन इंडिया इज़. दे आर अ बिगर प्लेयर. शायद जिम्मेदारी उनकी ज़्यादा है क्योंकि दे आर द बिगर प्लेयर. Maybe, you know, as the bigger player, they can initiate something which we can't. वो बोलेंगे आ जाओ अखंड भारत कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है. नहीं तो फिर हम बात करते हैं. अगर मुझसे कोई कहे कि अखंड भारत में आ जाओ, तो मैं कहूँगा यार अव्वल तो ये है कि हमारा पाकिस्तान है, लेकिन आपका मतलब क्या है अखंड भारत से? क्या उसमें मुसलमानों की भी बराबर के हकूक़ हैं, हिंदू जैसे?
अगर हैं तो फिर बातचीत करने के लिए तैयार हैं हम। मतलब आप बेसिक्स पे आए ना, तो आई थिंक, और बड़ा मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि जब कोई प्रोग्रेसिव बंदा भी इंडिया का, जिससे मेरा पूरा इत्तेफाक है, वो अपनी गवर्नमेंट को भी क्रिटिसाइज़ कर रहा है, वो मोदी और हिंदुत्वा को उसी तरह क्रिटिसाइज़ कर रहा है जिस तरह मैं यहाँ पे बैठ के कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ पे वो कोई पाकिस्तान के बारे में बात कहेगा, जो भी मैं भी कह रहा हूँ कि यार पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट ने यूं कर दिया या फलां चीज़ हो गई, वहाँ पे एकदम से मैं कहता हूँ कि मैं डिफेंसिव हो जाता हूँ कि नहीं, हाउ डेयर ही, नहीं, ये मेरे पाकिस्तान के बारे में कुछ कहेगा, वहाँ पे मेरी नेशनलिज्म उभर जाती है। और इसी तरह वो भी मैं मोदी की बुराई कर रहा है, लेकिन जब वो किसी पाकिस्तानी के मुंह से मोदी की बुराई सुनता है तो वो नेशनलिस्ट बन जाता है, कहता है नहीं यार हमारा प्राइम मिनिस्टर है। सो दिस वी नीड टू गेट ओवर दिस पेटी नेशनलिज्म। सही। मुझे याद है आपका, दिस दिस क्लिप ऑफ योर्स ऑन यूट्यूब वेयर यू परफॉर्मिंग इन लाहौर, और एक के बाद 2 सुसाइड बॉम्ब्स होते हैं। नहीं, शुक्र है सुसाइड बॉम्ब्स नहीं थे वो, दोज वर बॉम्ब्स बट नॉट दोज वर स्मॉल एक्सप्लोजन्स, जो हमें बाद में पता चला। हाँ, पहले एक हुआ था, nobody knew what happened, फिर दूसरा हुआ, and then you figured it out and you were on stage. नहीं, we knew what had happened. मैं आपको बताता हूँ, 2008 की कहानी है। वर्ल्ड परफॉर्मिंग आर्ट्स फेस्टिवल था रफ़ी पीर वालों का, जो बहुत सालों से इतना कमाल काम किया है उन्होंने। लाहौर में उन्होंने ये पूरा फेस्टिवल का एक नया सीन शुरू किया। फैज़ान पीरज़ादा एंड सादान पीरज़ादा, मोस्ट ऑफ ऑल फैज़ान अब अल्लाह को प्यारे हो गए, तो उन्होंने ये प्लेटफॉर्म शुरू किया रफ़ी पीर फेस्टिवल्स, और वो कोई 20-30 साल करने के बाद दे अराइव्ड एट द स्पेस के वो उनका 10 दिनों का फेस्टिवल चला करता था लाहौर में, कद्दाफ़ी स्टेडियम पे। 10 दिनों का, उसमें थिएटर होता था, म्यूज़िक होता था, पपेट्री होती थी, स्टैंड अप कॉमेडी होती थी, फिल्म स्क्रीनिंग्स होती थी। इट वाज अ ब्यूटीफुल कल्चरल फेस्टिवल। और उसमें बाहर से लोग भी आया करते थे, फॉरेनर्स आते थे एशिया से, यूरोप से। तो उसमें कई दफ़ा मैंने भी परफॉर्म किया हुआ है। उनका एक मिस्टिक म्यूज़िक फेस्टिवल भी हुआ करता था 2-3 दिनों का। तो ये वर्ल्ड परफॉर्मिंग आर्ट्स फेस्टिवल था 2008 में। उस वक्त हमारे यहाँ दहशतगर्दी के वो किस्से शुरू हो चुके थे। मैरियट बॉम्बिंग पता नहीं शायद उसी साल हुई थी। तो उस वक्त उस दिन इत्तेफाक से मेरा जो बैंड था ना, वी नीडेड टू ओपन द नाइट। आई डोंट नो, इट वाज थर्ड और फोर्थ डे, और हमने जो है वो वी वर द फर्स्ट बैंड ऑन स्टेज दैट नाइट। और हम बैक स्टेज थे और अपनी ट्यूनिंग व्यूनिंग कर रहे थे। बैक उधर वो यूरोपियंस, कोई इटालियन लड़कियां भी थीं म्यूजिशंस, और हम अपना थोड़ा रिहर्सल कर रहे थे, थोड़ा ट्यूनिंग कर रहे थे, और एकदम से धड़ाम एक हुआ है, और वो जो खिड़कियां थी अंदर की, वो सारा उसका ग्लास शैटर करके हमारे ऊपर आया। और वो बेचारी फॉरेनर्स की तो चीखें निकल गई थी। उन्होंने तो वैसी कहानियां सुनी थी कि भाई पाकिस्तान जा रहे हो, उधर बच के रहना, उधर तालिबान होते हैं, उधर पता नहीं क्या कुछ नहीं होता। हम उनको बता रहे थे कि नहीं नहीं जी, हम तो बड़े मेहमान नवाज लोग, खुले दिल के, ये एकदम से हो जाता है। तो उनकी चीखें निकल गई। और फिर जो ऑर्गेनाइजर्स थे वो फिर पीछे आए, और उन्होंने दे वर कामिंग देम डाउन, दे वर टेलिंग द फॉरेनर्स कि ये इट वाज अ गैस एक्सप्लोजन। वो एक सिलेंडर था, वो फट गया, सिलेंडर था फट गया। और हम एक दूसरे की शक्लें देख रहे हैं कि यार सिलेंडर तो ऐसा नहीं फटता। तो फिर मैंने उसको साइड पे मैंने कहा यार असल में क्या हुआ। तो उसने कहा नहीं अरीब भाई, ऑफ कोर्स इट वाज अ बम ब्लास्ट, लेकिन कोई मरा नहीं है। ये अब उन्होंने बाहर कुछ एक्सप्लोजन हुई है, और अभी अगर लोग यहाँ से निकलना शुरू हो गए ना तो इट विल बी मोर डेंजरस, हमें पता नहीं। सो वी नीड टू कीप एवरीवन विद इन द प्रेमिसेस अंटिल वी फिगर आउट। तो मैंने कहा अच्छा फिर? उन्होंने कहा आप स्टेज पे जाओ और प्रोग्राम शुरू करो। मैंने कहा है? उन्होंने कहा हाँ, गो ऑन स्टेज। तो हम स्टेज पे गए, वहाँ पे ऑडियंस सब ज़रा परेशान थी कि ये कहाँ से धमाका हुआ, क्या हुआ, किसी को कुछ पता नहीं। इट वॉज़ वेरी क्लोज, मतलब विंडोज़ वर शैटर्ड। तो मैं स्टेज पे गया और फिर मैंने वो माइक पे कहा कि वैसे जैसे हमारे यहाँ कम धमाके होते हैं, अब गैस सिलेंडर भी फटना शुरू हो गए, तो डोंट वरी, दिस वाज अ गैस सिलेंडर और कुछ नहीं है। आप अपनी जगहों पे नशिस्तों पे बैठें, तशरीफ़ रखें, और हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो लोगों ने भी चलो ठीक है, शायद सही कह रहा होगा, बैठ गए। और हमने फिर वो प्रोग्राम शुरू किया। और इत्तेफाक से उस वक्त इट वाज द इंटरनेशनल म्यूज़िक नाइट और समथिंग, जिसमें मैं वो एक बॉस्नियन गाना भी मैं गाता हूँ। तो वो एक बॉस्नियन अमीना गाना मैंने शुरू किया, और जैसे ही उसका दूसरा अंतरा शुरू हुआ, एकदम से दूसरा धमाका, धड़ाम, और फिर एकदम से सब उठे हैं
और फिर मैंने कोई स्टेज पे जाके पता नहीं कोई अंदर से आवाज़ आई है, मेरे जज्बा जागा है, तो मैंने कहा है कि हम वी विल नॉट लेट देम किलर स्पिरिट्स। किला स्पिरिट्स या इस तरह की कोई बात Yeah, थी। it was very powerful. वो यूट्यूब पे भी आ गई है, किसी ने कोई फिल्म कर रहा था, वो मेरा एक आयरिश दोस्त था जिसने वो फिल्म करके उसने यूट्यूब पे चला दिया था, ऑडियंस में बैठा था, शेन। तो फिर जो है वो जो कंपेयर कर रहा था वो भागा भागा है, उसने फिर कहा लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज वेरी कामली लीव द प्रेमिसेस वेरी कामली। और उसके बाद फिर जो मतलब पैनिक हुआ है, फिर सब भागे हैं बाहर, फिर हमने भी अपने समेटे हैं चीज़ें, भागे हैं, और फिर जब हम वहाँ से निकले हैं तो पीछे तीसरा धमाका हुआ। और फिर हमें बाद में पता चला कि a few people were injured, no one was killed, they were very controlled explosives, जहाँ पे वो बाहर सब अंदर आ चुके थे तो वो बाहर हुआ था। अब ये पता नहीं कि ये हम सबका ये गुड लक थी कि वो हम उस वक्त तक अंदर आ चुके थे, या जानबूझ के वो सिर्फ हमें डराना चाह रहे थे। Was the event the target? The event was the target. It had been receiving threats for a while. 2008 तो आपको याद है ना, हमारे मुल्क में पूरा टेररिज्म जिस तरह फैल गया था। So it was a target and they had to shut down. उसके बाद से रफ़ी पीर फेस्टिवल नेवर हैपेंड, उस तरह कभी भी नहीं हुआ। उनको फिर कोई 3-4 साल लगे, जब दोबारा वो टेररिज्म का मामला थोड़ा कंट्रोल में आया, जब आपका ज़रबे अज़्ब एक्शन हुआ, और जब यहाँ पे नेशनल एक्शन प्लान बना और स्वात को जाके क्लियर किया हमारी आर्मी ने, और पता नहीं क्या कुछ नहीं हुआ। तो उस वक्त फिर जब धमाके कंट्रोल में किए हमारी रियासत ने, देन दे रीओपन्ड देयर फेस्टिवल्स, बट नेवर टू दैट स्केल। फिर वो 2-3 दिनों तक फिर उन्होंने किया, कुछ अरसे तक, बहुत उनका जिहाद है, उन्होंने कोशिश की, बहुत कमाल का काम किया उन्होंने। हाँ। सो प्ले के बारे में बताइए, प्ले व्हेन इज इट कमिंग आउट? थैंक यू। सो दिस इज़ अ प्ले, दरिया की बेटी उर्दू में इसका नाम है। उर्दू में हम इसकी परफॉर्मेंस पाकिस्तान में करेंगे, और इंग्लिश में हम इसकी रिहर्स्ड प्ले रीडिंग्स रखेंगे एट अ फ्यू वेन्यूज़ इन लंदन। तो पाकिस्तान में नापा में नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स पे ये 25 मई से 31 मई तक 7 दिन परफॉर्मेंस चलेगी। और ये एक ब्रिटिश काउंसिल स्पॉन्सर्ड इवेंट है। इट्स कॉल्ड द जेंडर इकोलॉजीज़ ग्रांट। मैं वो ड्रामा लिख रहा था तो मैं सोच रहा था कि इसके लिए अब कहाँ से मैं फंडिंग लाऊं, और फिर ये मुझे ये नज़र पड़ी, दोस्त ने फॉरवर्ड किया कि यार ये एक अपॉर्चुनिटी है, जेंडर इकोलॉजीज़। तो मुझे तो पता भी ना होता जेंडर इकोलॉजीज़ क्या होती है। लेकिन मैंने कहा यार मेरी जो प्रोटैगनिस्ट है, मेरी हीरो जो है वो एक लड़की है, मारवी। तो आप पहले से लिख रहे थे ड्रामा? मैं पहले से कहानी स्क्रिप्ट नहीं लिख रहा था, कहानी लिख रहा था कि ये होता है, डेवलप हो रही थी। तो मैंने कहा यार ये इसकी हेरोइन भी एक लड़की है मारवी, और एक एनवायरनमेंट पे गाना है, तो इकोलॉजीज़ भी आ गई, जेंडर भी आ गया, तो चलो पिच करते हैं। सो आई गॉट माय फ्रेंड यास्मीन विटिकर खान फ्रॉम लंदन, हु रन्स द इंसान कल्चर क्लब, और शी इज़ अ पब्लिश प्ले राइट। तो मैंने कहा कि यास्मीन इसको हम मिल के करते हैं, क्योंकि वो उनकी कंडीशन थी कि आपने एक यूके पार्टनर भी रखना है। और फिर हमने मिल के पिच किया एंड वी गॉट द ग्रांट। सो आज सुबह भी हम ब्रिटिश काउंसिल वालों के साथ वो अपने मैंग्रोव्स देखने गए हुए थे। यास्मीन भी लंदन से आई हुई है यहाँ पे, और हमारी नापा में कल से ऑडिशन शुरू हैं। Oh, nice, interesting. Well, good luck with that. Thank you so much, Arif. It was wonderful having you on, and I wish you all the best for दरिया की बेटी। और मत भूलिएगा नापा में हो रहा है, कराची के अलावा और कहीं होगा? लंदन तो आपने कहा, लंदन में तो वो, पाकिस्तान में और कहीं? यार पाकिस्तान में फिलहाल कराची में हो रहा है, बट आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट वेयर आई कैन गेट फंड, स्पॉन्सर्स आउट देयर। अगर सुन रहे हैं तो देन आई वुड लाइक टू टेक दिस टू इस्लामाबाद एंड लाहौर, एंड इफ पॉसिबल इवन स्मॉलर सिटीज जिनको हमें नहीं भूलना चाहिए। That would be amazing. And thank you so much, Ganji Swag, for allowing me on your podcast. Man, Great fan of your work. Thank you, sir. I'm a huge fan myself. बहुत कुछ सीखा है। So I hope you guys enjoyed the episode. और अगर आपके कोई questions हो, you can always reach out to Arif. उनकी details नीचे mention है description में। और if any sponsor is listening, please, he has a wonderful play coming up. तो it would be great कि हमारे मुल्क की story in a modern line एंड मॉडर्न कलर दूसरे शहरों तक भी जाए और दूर दराज इलाकों तक भी जाए, ना सिर्फ ये कि सिर्फ कराची और लंदन जाए। सो लेट्स स्प्रेड द वर्ड। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और अपना ख्याल रखिएगा, और इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी किसी और एपिसोड में। और सॉरी,
मेरी एक ख्वाहिश रहेगी जरूर कि आपने मेरी पॉडकास्ट पे एक दफ़ा भी खल्ली वल्ली नहीं कहा। भाई खल्ली वल्ली सब्सक्राइब करो और जो है जाके फिर एंजॉय करो, फिर इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।